अगर तुम अपने पिछले जन्म में एक आम आदमी रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई मार दे और उसके मरने के बाद तुम एक किंगडम के 7th प्रिंस बन जाओ और तुम्हारे पास आ जाए बहुत सारे सॉर्सरर्स की पावर, तो तुम क्या करोगे? तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम देखेंगे एक एनीमे जो कि हमें यही सेम चीज बताता है कि अगर तुम कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो आज हम जिस एनीमे को देखने वाले हैं उसका नाम है आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज अ 7th प्रिंस। और इसकी कहानी में हम देखते हैं कि एक ऐसा नॉर्मल इंसान होता है जिसे मैजिक सीखना होता है, लेकिन क्योंकि उसने आम परिवार में जन्म लिया होता है तो जिस कारण से मैजिक उसके ब्लड में होता ही नहीं है, तो आखिर वो कहाँ ही सीख पाएगा। और फिर उसके बाद कुछ मिस्टीरियस लोग अचानक से उसकी बहुत ही घंघोर बेइज्जती करते हुए उसे मार देते हैं और वो बेइज्जती करते हुए यही बोलते हैं कि किस तरीके से वो मैजिक को नहीं सीख सकता है क्योंकि उसके खून में नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो मरता है अचानक से वो रीबॉर्न हो जाता है एक किंगडम में 7th प्रिंस के रूप में, और उसके पास पैदा होते ही बहुत ही भयंकर लेवल का मैजिक होता है। लेकिन प्रिंस बनने के बाद भी उसके अंदर गद्दी की कोई लालसा नहीं होती, उसे तो बस चाहिए होता है कि वो ढेर सारी मैजिक की किताबें पढ़े। और यही चीज करने के लिए वो अपने पावर्स को अपने घर वालों से छुपा करके रखता है, क्योंकि अगर उसके घर वालों को पता चल गया वो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसे गद्दी पर बिठा देंगे, और वो ऐसा नहीं चाहता है। तो ये कहानी इसी के अराउंड घूमती है कि आखिर कैसे एक 10 साल का लड़का मैजिक के लिए इतना पागल होता है कि वो बहुत सारे कांड कर देता है। और इसी बीच हमारा ये मैजिक का दीवाना बहुत सारे एडवेंचर्स को करता है जिसे देखने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो और ज्यादा देरी ना करते हुए तो शुरू करते हैं ये एनीमे। तो अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो और दिमाग के फाटक खोल दो क्योंकि शुरू होने वाला है ये एनीमे। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड का स्टार्टिंग हमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर से दिखाया जाता है, जहां पर हमें लिमिटेड विजुअल्स के साथ ये चीज समझ में आती है कि एक पर्सन है जो कि नॉर्मल ह्यूमन परिवार में जन्मा है, और क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड यानी रॉयल खून नहीं है तो इसी कारण से वो मैजिक को भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता होता है। और फिर हम वहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखते हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आखिर किस तरीके से वो मैजिक को नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो आओ और अपना मैजिक दिखाओ, और फिर वो आदमी अपने पावर्स को इकट्ठा करके उस पर अटैक करता है या मैजिक दिखाता है, पता नहीं कुछ तो करता है। लेकिन वो मैजिकल पावर्स उस आदमी के पास जाते ही फुस हो जाती है, और ये देख करके वो आदमी हंसने लगता है। और फिर उसके बाद वो चिढ़ाते हुए बोलता है कि किस तरीके से उसके पास रॉयल ब्लड नहीं है और न ही उसके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो वो मैजिक का सॉर्सरर तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। और ये बोलकर वो अपने हाथों से फ्लेम निकालता है और उस पर अटैक कर देता है, और वो पर्सन उस फ्लेम के अंदर कवर हो जाता है। और यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो चिल्लाने लगता, लेकिन ये पर्सन जो कि हमारा हीरो है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल का है, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन ये मैजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अपनी इसी खुशी के साथ वो एनीमे के स्टार्टिंग के कुछ ही सेकंडों में जल करके भस्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो रीइंकार्नेट करता है एक किंगडम में 7th प्रिंस के रूप में, और हम देखते हैं कि वो एक नुन्नू मुन्नू बच्चा होता है जो कि बच्चों की पालकी के अंदर बैठा हुआ होता है, और उसे बहुत सारी मेड्स ने घेर रखा हुआ होता है। और वो जैसे ही उन मेड्स को देखता है उसे लगता है कि वो लोग कोई जाइंट है, तो वो सोचता है कि चलो मैं अपना पावर यूज करके इन्हें खत्म कर देता हूँ, क्योंकि उसे अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो मर करके रीइंकार्नेट भी हो गया है। और फिर वो अपने पावर्स का बस हल्का सा यूज करता है और किंगडम के उस जगह पर एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हो जाता है। और फिर उसके बाद ये खबर कि 7th प्रिंस ने जन्म ले लिया है किंगडम में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग इसे सेलिब्रेट करने लगते हैं। और फिर उसके बाद सीन हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बच्चा या फिर हमारा हीरो जिसका नाम है लॉयड डे सेलोम अपनी मेड से बच करके भाग रहा होता है, क्योंकि उसे मैजिक की किताबें पढ़नी है और वो मेड्स उसे ऐसा नहीं करने दे रही होती हैं। और फिर वो भागते भागते 2 सोल्जर्स से टकराता है, और लॉयड को देख करके वो सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ शिकार करने चलोगे, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो इसीलिए तुम्हें ये सब आना चाहिए। और ये सुन करके हमारा प्यारा सा नुन्नू मुन्नू हीरो लॉयड ये बोलता है कि मुझे अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, मुझे बुक्स पढ़नी है, और हाँ अगर मेरी मेड तुमसे मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि तुमने मुझे नहीं देखा है। और ये बोल करके वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और फिर वो दोनों सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं कि लॉयड बहुत ज्यादा इनोसेंट है, अच्छा है, लेकिन अगर हमें किंगडम में बने रहना है तो हमें हायर रैंक वालों के साथ दोस्ती करनी होगी। और हाँ अगर तुम सोच रहे होगे कि ये नेगेटिव बात है तो नहीं है, वो बस ऐसे ही आपस में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें फर्स्ट प्रिंस या किंग के साथ रहना है। और वो कोई जानलेवा बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी नौकरी को लंबे समय तक चलाते रहने की योजना बना रहे हैं।
जो कि नॉर्मल बात है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड पैलेस की लाइब्रेरी में पहुंचता है और जब वो लाइब्रेरी की तरफ भाग ही रहा होता है, इसी बीच वो बताता है कि किस तरीके से पहले वो एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था जो कि मरने के बाद अब 7th प्रिंस बन चुका है, लेकिन ना जाने किसी रीजन से उसकी पास्ट की मेमोरी अभी भी उसके दिमाग में बहुत ही अच्छे से स्टोर्ड है और वो अपने पास्ट लाइफ में भी मैजिक सीखना चाहता था और इसकी वही इच्छा आज भी बनी हुई है। और फिर वो और आगे बोलता है कि किस तरीके से उसे किंगडम में गद्दी वद्दी नहीं चाहिए, उसे बस ये चाहिए कि वो लाइब्रेरी में बैठे बैठे मैजिक की किताब पढ़े और चाय की चुस्कियां ले। इसी कारण से उसने आज तक कभी भी अपने परिवार वालों के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। हाँ, वो थोड़े बहुत मैजिक करता है, लेकिन उसके परिवार वालों को लगता है कि ये बेचारा नुन्नू मुन्नू सा मैजिक करता है, तो ये बेचारा अपने आप को कैसे ही बचा पाएगा। और फिर यही सब बताते हुए वो लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है और वो काफी सारी बुक्स को देखता है और वो उन बुक्स को देख करके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन मैजिकल किताबों को पढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही वो पढ़ रहा होता है, इतने में ही वहाँ पर आती है हेडमेड जिसका नाम है सेल्फा लंगलीस और वो लॉयड के हाथों से बुक को छीन लेती है और उसे घसीट करके ले आती है रणभूमि में और बोलती है कि तुम 7th प्रिंस हो। और फिर वो उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाने लगती है और जो कि लॉयड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो सेल्फा से बोलता है कि मैं 7th प्रिंस हूँ, मुझे गद्दी मिलेगी भी नहीं, तो मुझे ये सब क्यों सिखा रही हो। जिस पर सेल्फा बोलती है कि देखो, मुझे 3 साल तक तुम्हें ये सिखाने का ऑर्डर मिला है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तो चलो शुरू करो। और फिर ये बोल करके वो अपनी लकड़ी की तलवार से उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। और ये देख करके लॉयड सेल्फा की ट्रेनिंग से बचने के लिए वो उसी के एक्शंस को रिपीट करने लगता है, यानी कि वो जिस वे में लड़ती है वो उसी वे में उसके साथ लड़ने लगता है। और फिर वो लड़ते लड़ते सोचता है कि मेरी हाइट बहुत ही ज्यादा कम है और मेरी तलवार भी छोटी है, तो अगर मुझे सेल्फा को हराना है तो मुझे उसके बराबर का आना पड़ेगा। और ये बोल करके वो अपने स्वॉर्ड को लंबी करता है और फिर वो फ्लोटिंग मैजिक का भी यूज करता है और फिर उसके बाद वो सेल्फा के ऊपर अटैक करता है और उसके मन में चल रहा होता है कि अब तो ये हार ही जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, सेल्फा उसके अटैक्स को भांप लेती है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसे हरा देती है। और फिर वो आगे बोलती है कि किस तरीके से उसने ये देखा कि प्रिंस ने 2 मैजिक को एक साथ यूज किया और ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश है। और फिर ये बोल करके वो लॉयड का गुगली वुगली वुश करने लगती है। और फिर लॉयड अपने मन में बोलता है कि उसने 2 नहीं बल्कि 4 मैजिक एक साथ यूज किए थे। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी मेड्स मिल करके लॉयड को नहला रही होती है और ये चीज लॉयड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बोलता है कि मुझे अकेले नहाना है। लेकिन जिसपे सेल्फा बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम बिना नहाए ही लाइब्रेरी में घुस के मैजिक्स की किताब पढ़ने लगोगे, तो ये जरूरी है। और फिर उसके बाद लॉयड को इतना आनाकानी करते हुए देख करके बाकी की मेड्स बोलती हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो एक शैतान डीमन सॉर्सरर जो कि इसी पैलेस के तहखाने की लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर बंद है, वो आकर के तुम्हें पकड़ लेगा। और ये बोल करके वो लॉयड को डराने की कोशिश करती हैं, लेकिन लॉयड डरता नहीं है बल्कि उल्टा उसके मन में उत्सुकता जाग जाती है और फिर वो सोचता है कि तहखाने के अंदर एक और लाइब्रेरी है, मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो इनविजिबल मैजिक का यूज करके उस तहखाने के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वो उस तहखाने के अंदर घुसता है, हम देखते हैं कि उसके एंट्रेंस पर ही एक बहुत बड़ा ताला लगा होता है जो कि 10 एंशिएंट सॉर्सरर्स ने लगाया होता है और उसे खोलना खाना खाने जितना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा लॉयड बहुत ही आसानी से और प्यार से बस एक ही टच में उस ताले को खोल देता है। और वो जैसे ही बेसमेंट की लाइब्रेरी में घुसता है, वो बहुत सारी किताबों को देखता है जिससे तो उसका माथा ही घूम जाता है और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और फिर वो किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में ही एक बुक खुलती है और हम देखते हैं कि उस बुक में से वही डीमन निकलता है जिसे इस तहखाने के अंदर बंद किया गया होता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से उस बुक के अंदर वो बेड़ियों में बंधा हुआ होता है। और फिर वो लॉयड से बोलता है कि बच्चे, तुमने तो बहुत ही आसानी से गेट खोल दिया, क्या तुम मुझे खोल सकते हो? और ये सुनकर के लॉयड मना कर देता है, बोलता है कि मैं क्यों खोलूं, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें खोला तो तुम यहाँ पर उत्पात मचाओगे। और ये सुनकर के वो डीमन बोलता है कि अरे नहीं नहीं, वो तो पुराने सॉर्सरर्स के साथ मेरी थोड़ी सी बातचीत बनती नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा अच्छा हो गया हूँ तो तुम मुझे खोल सकते हो। लेकिन लॉयड ऐसा नहीं करता है और फिर वो बोलता है कि मुझे बस मैजिक्स की किताबें पढ़नी है, तो तुम वापस से बुक के अंदर चले जाओ और मुझे चैन से पढ़ने दो। और फिर जैसे ही वो डीमन ये देखता है कि किस तरीके से उसकी बात नहीं बन रही है, तो फिर वो लॉयड से बोलता है कि अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा। और फिर जैसे ही वो डीमन ये बोलता है, लॉयड उसके चंगुल में फंस जाता है और उसकी बेड़ियों को खोल देता है। और ये देख करके वो डीमन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो बोलता है कि मेरा नाम ग्रिमोर है, तुमसे मिलकर के अच्छा लगा। और फिर लॉयड बोलता है कि चलो ग्रिमोर, मुझे मैजिक सिखाओ। और ये सुन करके ग्रिमोर बोलता है कि हाँ बिल्कुल,
और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर अटैक होता है, लॉयड अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जिससे ग्रिमोर के मैजिक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये देख करके ग्रिमोर एक से बढ़कर एक भयंकर अटैक करता है, लेकिन लॉयड का बाल भी बाका नहीं होता और उल्टा लॉयड उसके मैजिक को एनालाइज करने लगता है। और फिर उसके बाद जैसे ही ग्रिमोर ये देखता है कि ये लड़का कुछ तो अलग है, तो वो सोचता है कि भागने में ही भलाई है। और वो जैसे ही भाग रहा होता है, इतने में ही लॉयड उस बेसमेंट के अंदर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। और फिर वो ग्रिमोर से पूछता है कि तुम कहीं भाग तो नहीं रहे थे ना, जिस पर ग्रिमोर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कहाँ भाग रहा था। और फिर उसके बाद लॉयड ये बोलता है कि जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था तो मैंने अपने मैजिक का यूज करके पैलेस के कमरे को लगभग तबाह कर ही दिया था, इसीलिए मैंने ये बैरियर क्रिएट किया है ताकि जो हमारी ट्रेनिंग है उसके दौरान कहीं कोई आसपास विस्फोट न हो जाए। और फिर ये बोल करके लॉयड ग्रिमोर के ऊपर फ्लेम से बहुत ही भयंकर अटैक करता है और उसे देख करके ग्रिमोर की हवा टाइट हो जाती है और ग्रिमोर वहीं पर जल करके पका हुआ आलू बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक सॉर्सरर डीमन है तो जिस कारण से ये मर नहीं सकता है, लेकिन इसे दर्द तो होता है। और फिर जैसे ही वो लॉयड की पावर को देखता है, वो उसे अपना मास्टर बना लेता है और अपने आप से बोलता है एक बार ये मेरे झांसे में आ जाए तो मैं इसकी बॉडी पर कब्जा करके इसे अपना गुलाम बना लूंगा। और ये सोचते हुए वो सरेंडर करता है और लॉयड बोलता है कि तुम्हारा शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो क्या तुम अपने आप को कॉम्पैक्ट कर सकते हो। और ये सुनते ही ग्रिमोर अपने आप को एक बहुत ही क्यूट से डीमन में कन्वर्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद अब लॉयड सोचता है कि चलो क्यों ना अब इस बेसमेंट से बाहर निकला जाए। और फिर वो ग्रिमोर को, या फिर अब तुम शॉर्ट में ग्रिम कह सकते हो, तो वो ग्रिम को बोलता है कि आओ मेरे केप के अंदर छुप जाओ। और ये सुन करके ग्रिम बोलता है कि क्या सच में तुम मुझे अपने शरीर के इतने पास रहने दोगे, जिस पर लॉयड बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और ये सुन करके ग्रिम बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, इसे छू करके मैं इसके शरीर में घुस जाऊंगा और इस पर कब्जा कर लूंगा। और ये सोचते हुए जैसे ही वो उसके शरीर को टच करता है, उसे ये आभास होता है कि इसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंस है, जिस कारण से वो उसे छू ही नहीं पा रहा है। और ये देख करके ग्रिम की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद लॉयड ग्रिम को लेकर के बेसमेंट के बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद शुरू होता है दूसरा एपिसोड, जहां पर हम देखते हैं कि लॉयड का भाई यानी कि किंगडम का सेकंड प्रिंस एल्बर्ट डे सैलोम लॉयड के कमरे में आता है और हम देखते हैं कि लॉयड मैजिक सॉर्सरी की किताबें पढ़ रहा होता है। इतने में ही वहां पर एल्बर्ट आकर के उसे अपने साथ ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करता है और फिर वो दोनों अपने सर्वेंट्स के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में जा करके मैजिक का यूज करते हुए टारगेट की प्रैक्टिस करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि एल्बर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से सभी टारगेट्स को हिट करता है। और फिर अब बारी आती है हमारे हीरो लॉयड की, और लॉयड के मन में ये चल रहा होता है कि वो सभी टारगेट्स को हिट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसे बिना मतलब के किंगडम की गद्दी के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वो ऐसा नहीं चाहता है। तो इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो जानबूझ करके सभी टारगेट्स को मिस करेगा। और ये सुन करके ग्रिम अपने मन में बोलता है कि क्या बेवकूफ है ये। और हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूं कि किंगडम के किसी भी आदमी को ये नहीं पता है कि लॉयड के पास उसका एक पालतू डीमन है। तो इसीलिए लॉयड हमेशा ग्रिम को लोगों से छुपा करके रखता है। और फिर लॉयड उन सभी टारगेट्स पर अटैक करना शुरू करता है और अपने फायर का यूज करते हुए उन सभी टारगेट्स को टच करके निकल जाता है, जिसे देख करके सभी उसकी खुशी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और फिर उसके बाद एल्बर्ट लॉयड से बोलता है कि मैं जा करके थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ, तुम तब तक प्रैक्टिस करते रहो। और ये सुन करके लॉयड खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास मैजिक को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही खाली समय और खाली जगह होती है। तो वो सबके जाने के बाद अपने मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। और वो ग्रिम से बोलता है कि जैसा तुमने हमारे पहले ट्रेनिंग के दौरान यानी कि एपिसोड 1 में ग्रिम ने 2 पावर्स को एक साथ यूज करके लॉयड के ऊपर अटैक किया था, और अब लॉयड वही सेम चीज करना चाहता है। और ये सुन करके ग्रिम बोलता है कि अरे पागल हो गए हो क्या, वो चीज इतनी भी आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन लॉयड उसकी बात नहीं सुनता है और वो बोलता है अगर तुम 2 स्पेल्स को एक ही बार में चैंट करोगे तो वो कंबाइंड होकर अलग ही पावर बना सकते हैं। और वो ये सोचते हुए ग्रिम को अपने हाथ के अंदर बुला लेता है और फिर हम देखते हैं कि उसके हाथों में ग्रिम का चेहरा उग जाता है और ये सेम ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मैं कोई पैरासाइट का सीन देख रहा हूँ। और अगर तुमने पैरासाइट नहीं देखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही आने वाला है। इसे कहते हैं एडवांस प्लगइन। तो शुरू करते हैं एनीमे। और फिर क्योंकि अब ग्रिम और लॉयड दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, इसी कारण से वो दोनों अपने अपने मुंह से स्पेल्स को चैंट करना शुरू करते हैं और फिर वो स्पेल्स का एक स्टैक बनाते हैं।
और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर स्टैक का मतलब क्या होता है। तो इस वर्ल्ड में तुम एक बार में काफी सारे स्पेल्स को यूज कर सकते हो और उसके लिए तुम्हें उन स्पेल्स के मंत्रों को थोड़ा सा श्रिंक करके उन्हें एक स्टैक की तरह एक के ऊपर एक रखना होगा। और फिर अगर तुमने ऐसा बहुत ही सक्सेसफुली कर लिया तो फिर तुम बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को एक साथ कंबाइंड करके उनकी बहुत ही अच्छी वेराइटीज बना सकते हो। और यही सेम चीज लॉयड ग्रिम की मदद से करना चाहता है, और जिसमें ग्रिम थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन फिर भी डरते हुए वो ऐसा करने का डिसाइड करता है। और जब वो दोनों मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तब हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से ग्रिम का मैना और लॉयड का मैना एक दूसरे पर स्टैक करना शुरू करता है। और हाँ, यहाँ पर मैना का मतलब ऑरा से है, तो इसीलिए तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और लॉयड और ग्रिम मंत्र पढ़कर एक स्पेल को तैयार करते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्पेल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और जैसे ही लॉयड उसे रिलीज करता है इतने में ही आग का एक बहुत ही जबरदस्त बवंडर उठ जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है सीन कट हो जाता है और हमें फिर एल्बर्ट का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्बर्ट और उसके काफी सारे सर्वेंट्स बैठे हुए होते हैं। और फिर एक सर्वेंट एल्बर्ट से पूछता है कि आखिर आप अपने छोटे भाई यानी 7th प्रिंस पर इतना ज्यादा प्यार क्यों दिखाते हैं, जिस पर एल्बर्ट बोलता है कि ये तो जाहिर है वो मेरा भाई है, और प्लस अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा हो तो वो हर बार एक ही तरीके से सभी टारगेट्स को मिस कर रहा था। यानी इससे ये पता चलता है कि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा था, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो अच्छी प्रैक्टिस करने से एक बहुत ही अच्छा योद्धा बन जाए। और ये सुन करके उसके सर्वेंट्स में से एक बोलता है, तो यानी आप अपने फ्यूचर के लिए एक योद्धा ढूंढ रहे हैं, जिस पर एल्बर्ट बोलता है कि नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, बस इतना ही। और सच में इतना ही है। एल्बर्ट के मन में लॉयड के लिए कोई भी बुरे विचार नहीं है, और ना ही वो लॉयड का सफाया करवाना चाहता है और ना ही वो उससे दुश्मनी रखता है। और जब उन लोगों के बीच में ये कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है तभी वो खिड़की से देखते हैं कि अचानक से आसमान बहुत ज्यादा काला काला हो गया है। और फिर उसके बाद हमें सीन वापस से लॉयड के पास दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपने मैजिक स्टैक को यूज करके इतना भयंकर पावर रिलीज किया होता है कि आसमान में एक डायमेंशनल पोर्टल खुल जाता है और हमें दूसरे गैलेक्सी के तारे साफ साफ दिखने लगते हैं। और ये देख करके लॉयड भी डर जाता है और वो फटाक से उस पोर्टल को बंद कर देता है। लेकिन बंद होने के बाद भी ग्रिम और लॉयड बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने रूम में आ चुके होते हैं। और फिर ये खबर कि आसमान में एक तरीके का पोर्टल खुल चुका था न्यूज़पेपर के जरिए पूरी सिटी में फैल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रिम के हाथ में वही न्यूज़पेपर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या ये कोई अपशकुन की निशानी है या फिर कोई सौभाग्य की। और फिर ग्रिम लॉयड से बोलता है कि तुम्हें अपने पावर्स को अच्छे से यूज करना चाहिए, जिस पर लॉयड बोलता है कि हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। और फिर उसके बाद वो अगले पेज पर देखते हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों ने एक डंजन में जा करके बुरे लोगों का सफाया किया और वहाँ से काफी सारा सोना एकत्रित कर लिया। और ये देख करके लॉयड के मन में भी उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है कि वो भी किसी डंजन मिशन पर जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि एक प्रिंस कभी भी अपने पैलेस को छोड़ नहीं सकता है, खासकर एक 10 साल का छोटा सा बच्चा। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फा, जो कि लॉयड के गायब होने पर तबाही मचा देगी। इसीलिए ये सब सोच करके लॉयड अपना एक क्लोन जनरेट करता है। लेकिन वो बाद में सोचता है कि सेल्फा की नजरें बहुत ही ज्यादा तेज हैं, तो कहीं उसे ये पता न चल जाए कि वो गोली देकर के पैलेस से बाहर चला गया है। इसीलिए वो ग्रिम का सहारा लेता है और वो ग्रिम के सोल को उस क्लोन वाली बॉडी में डाल देता है और ग्रिम की बॉडी को अपने हाथ के अंदर रख लेता है। और फिर उसके बाद वो निकल जाता है अपने मिशन के लिए, और वो उसे साफ साफ बोलता है कि सेल्फा से बच करके रहना। और फिर उसके बाद जब वो बाहर उड़ करके जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक लड़की काफी सारे डीमंस से लड़ रही होती है और वो लड़ते हुए मार्शल आर्ट का यूज करती है। और ये चीज देख करके लॉयड बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो जाता है कि आखिर कोई बिना मैजिक के किसी को कैसे मार सकता है। और फिर वो छुप करके उस लड़की को लड़ते हुए देखने लगता है। और अब मैं तुम्हें इस लड़की का नाम बता देता हूँ, इसका नाम है टाओ यूइफा। और जैसे ही टाओ उन सभी डीमंस को हरा देती है तो ये देख करके लॉयड बोलता है कि ये कोई मैजिकल पावर्स नहीं, ये मार्शल आर्ट का यूज कर रही है और ये लड़ते हुए अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को भी यूज कर रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर लॉयड सोचता है कि क्यों ना जाकर के मैं इससे बात करूं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है इतने में ही ग्रिम उससे बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, अगर उसे पता चल गया तुम 7th प्रिंस हो तो मुसीबत हो जाएगी। और इतने में ही यहाँ हम नीचे देखते हैं कि टाओ ये नोटिस कर लेती है कि कोई पहाड़ी के ऊपर से उसे छुप करके देख रहा है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन है वहाँ पर, मेरे सामने आओ। लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो टाओ ये अज्यूम कर लेती है कि वहाँ पर एक और एनिमी है और फिर वो वहाँ की तरफ बढ़ने लगती है। और उसे आता हुआ देखकर लॉयड हड़बड़ा जाता है
और फिर इतने में ही टाओ वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन उसके आने से पहले ही लॉयड अपने रूप को चेंज करके एक 16-17 साल का लड़का बन जाता है और फिर वो हमें एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। तो वो बताता है कि उसने 2 स्पेल्स को कंबाइन किया है। उसने अपने भाई के चेहरे को याद किया और उसे अपनी बॉडी के साथ मिला दिया और फिर उसके बाद लॉयड अपना नाम लाबर्टो बताता है और लॉयड या फिर कहें लाबर्टो का खूबसूरत चेहरा देख करके टाओ की तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो अपने मन में बोलने लगती है कि ये वही लड़का है जो मेरे सपनों का राजा है। और वो लॉयड या फिर कहें लाबर्टो के साथ शादी के सपने देखने लगती है। और फिर उसके बाद लाबर्टो उसे ये बताता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक डंजन मिशन पर जाना चाहता है। तो वो टाओ से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, जिस पर टाओ बोलती है कि ये तो मेरा बचपन का काम है, मैं बिल्कुल करूंगी। और फिर उसके बाद वो लोग एक डंजन में जा करके अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर टाओ बहुत ही आसानी से डीमंस को हरा देती है। और इसी बीच वो लाबर्टो के ऊपर डोरे डालने लगती है, लेकिन लाबर्टो इन सब चीजों के लिए नहीं बना है, उसका ध्यान तो सिर्फ मैजिक पर है। और फिर उसके बाद वो गुफा के अंदर बढ़ते बढ़ते एक जगह पर बैठ करके खाना बनाना शुरू करते हैं और खाना बनाते हुए टाओ उसे ब्रीदिंग टेक्निक और मार्शल आर्ट के बारे में बताती है कि किस तरीके से मार्शल आर्ट शुरू होता है ब्रीदिंग टेक्निक पे और खत्म भी होता है ब्रीदिंग टेक्निक पे ही। और फिर उसके बाद ये सुन करके लाबर्टो टाओ के ब्रीदिंग टेक्निक की नकल करने लगता है और जैसे ही वैसा करता है उसके फेफड़े धुक धुक करने लगते हैं। और ये देख करके टाओ बोलती है अरे आराम से कहीं तुम्हारे फेफड़े ना फट जाए। और फिर उसके बाद टाओ उसे और भी अच्छे से मार्शल आर्ट और ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताना शुरू करती है और वो बोलती है कि तुम्हें ब्रीदिंग टेक्निक मैं बता दूंगी। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर टाओ बहुत ही आसानी से उस गुफा के खजाने के मालिक को मार देती है और फिर वो सभी ट्रेजर के पास पहुँचते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि लाबर्टो का ध्यान ट्रेजर के अंदर से ज्यादा ट्रेजर के बॉक्स पर होता है। और फिर जैसे ही टाओ उस बॉक्स को खोलने ही वाली होती है, इतने में ही वहाँ पर अचानक से एक डार्क एनर्जी आती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इतने में ही लाबर्टो अपने और टाओ को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्केलेटन लाइक क्रीचर आता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। और फिर उसके बाद शुरू होता है तीसरा एपिसोड, जहाँ पर जैसे ही टाओ उस भयानक से दैत्य को देखती है वो थोड़ा डर जाती है और फिर उसके मन में ये आता है कि कहीं ये राक्षस लॉयड के साथ कुछ ना कर दे। तो इसीलिए वो लॉयड को उस गुफा से बाहर धक्का दे देती है और उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर से कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती है और वो थोड़ा कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो कान लगाकर सुन रहे होते हैं, इतने में ही हम देखते हैं कि लॉयड गुफा के बाहर की तरफ आ रहा होता है और उसके आसपास एक शील्ड होता है। और फिर वो अपने आप से यही बात करता है कि किस तरीके से टाओ ने उसे बचाने के लिए गुफा के बाहर फेंक दिया है। और जैसे ही वो गुफा के बाहर जा रहा होता है, बेचारे वो छोटे छोटे 2 डीमंस उसके चपेट में आ जाते हैं और उनका वहीं पर खाता खुल जाता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि उसे वापस जा करके टाओ की मदद करनी चाहिए। और फिर यहाँ गुफा के अंदर हम देखते हैं कि उस डीमन से फाइट के दौरान टाओ को बहुत ही ज्यादा चोट आती है और उसकी बॉडी के काफी जगहों से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर वो अपने आप से बोलती है कि वो तो उससे नहीं लड़ पाएगी। और फिर टाओ के फाइटिंग स्किल्स को यानी मार्शल आर्ट टेक्निक को देख करके वो डीमन बोलता है कि तुमसे भी बढ़िया यही टेक्निक यूज करने वाले को एक दिन मैं कच्चा चबा गया था, उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। और फिर उसके बाद वो उसके मार्शल टेक्निक की ही बेइज्जती करने लगता है कि ये सॉर्सरर मैजिक का एक बहुत ही पिद्दी सा पार्ट है और ये बोल करके वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। और फिर जैसे ही टाओ अपने मार्शल आर्ट की बेइज्जती सुनती है, वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करना शुरू करती है। लेकिन उसका शील्ड बहुत ही ज्यादा टफ होता है जो कि टाओ के पंचेस को बहुत ही आसानी से झेल जाता है। और लेकिन फिर भी टाओ अपने पूरे पावर को इकट्ठा करके ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए अपने ची का यूज करती है और उस डीमन के शील्ड पर बहुत ही जबरदस्त अटैक करती है, जिससे उसका शील्ड तो टूट जाता है, लेकिन बहुत ही रैपिडली ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने के कारण टाओ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। और फिर ये देख करके वो डीमन हंसते हुए बोलता है कि तुमने अपनी पूरी पावर यूज कर ली और फिर भी तुम मुझे खरोच तक नहीं लगा पाई। और फिर उसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करता है और सीधा ही एक बहुत बड़ा सा डार्क एनर्जी उसकी तरफ छोड़ता है। और जैसे ही वो एनर्जी टाओ को हिट करने वाली ही होती है, इतने में ही लॉयड वहाँ पर आकर के अपने और टाओ के आसपास एक एनर्जी बैरियर क्रिएट कर देता है। और ये देख करके वो डीमन थोड़ा हैरान रह जाता है। और फिर उसके बाद वो डीमन लॉयड के ऊपर एक के बाद एक काफी सारे अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि दूर खड़ा होकर के अपने शील्ड के अंदर लॉयड उसके अटैक को एनालाइज करने लगता है कि आखिर किस तरीके का अटैक कर रहा है। और वो डीमन
लॉयड के ऊपर अटैक करते हुए ये देखता है कि उसका शील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपने मन में बोलता है कि आखिर इसका शील्ड बना किस चीज से है। और फिर यहाँ पर लॉयड सोचता है कि क्यों ना सॉर्सरर मैजिक और ब्रीदिंग टेक्निक को मिला दिया जाए। तो वो ये सोच करके ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हुए सॉर्सरर मैजिक का यूज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है। और ये देख करके वो अपने शील्ड को भी डीएक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही ये चीज वो डीमन देखता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके अटैक्स के कारण लॉयड का शील्ड टूट गया है और वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और फिर वो लॉयड के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन इतने में ही लॉयड अपने स्टैक मैजिक को यूज करते हुए ब्रीदिंग टेक्निक और सॉर्सरर मैजिक को कंबाइन करके उसके ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करता है, जिससे वो डीमन 2 बराबर टुकड़ों में बट जाता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद लॉयड और टाओ दोनों मिलकर के ट्रेजर के बक्से को खोलते हैं, जिसमें उन्हें बस एक जंग लगा हुआ चाकू मिलता है। और फिर ये देख करके लॉयड टाओ से पूछता है कि क्या मैं इसे रख लूं, जिस पर टाओ बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और जैसे ही वो उस ट्रेजर बॉक्स में से वो चाकू निकालते हैं, वो पूरा डंजन कोलैप्स करने लगता है। और फिर ये देख करके लॉयड ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो ट्रेजर होता है किसी डंजन में, वो उसका कोर होता है और जैसे ही ट्रेजर गायब होता है, ट्रेजर के बॉक्स के साथ साथ पूरा डंजन कोलैप्स करने लगता है। और ये बड़बड़ाते हुए वो डंजन के बॉक्स को निकालता है और उस डंजन के कोलैप होने से पहले ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद बाहर आकर के टाओ लॉयड से पूछती है कि आखिर उसने एंड में लड़ते हुए सॉर्सरर मैजिक के बदले ची का यानी ब्रीदिंग टेक्निक का क्यों यूज किया, क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा था। जिस पर लॉयड बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस मैजिक को कंबाइन करके देखना चाहता था कि क्या होता है। और फिर वो आगे बोलता है कि हम अगले एडवेंचर के लिए जरूर मिलेंगे। और टाओ बोलती है कि मैं भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी जिससे तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओ। और फिर ये सुन करके लॉयड बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर ये बोलने के बाद वो टाटा बाय बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ नीचे टाओ लॉयड के सपनों में खो जाती है, लेकिन तभी वो अचानक से बोलती है 1 मिनट, अरे हम मिलेंगे कैसे ये तो बताते जाओ। लेकिन वो बेचारी बहुत लेट हो चुकी होती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयड अपने पैलेस में पहुँचता है, जहाँ पर बेचारे ग्रिम की बहुत ही बुरी हालत हुई होती है। और हमें पता चलता है कि उसकी ये हालत की होती है शिल्पा ने उसके स्वॉर्ड ट्रेनिंग के दौरान। और लॉयड के क्लोन के साथ यानी ग्रिम से लड़ते हुए शिल्पा ये देखती है कि लॉयड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। और फिर उसके बाद प्रेजेंट में ग्रिम शिल्पा के बारे में बोलता है कि आखिर वो कितनी खतरनाक लड़की है। और फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड उस खंजर का मुआयना कर रहा होता है और वो उस खंजर को एक गर्म पानी में डालता है और उसके ऊपर से स्पेल्स को निकालता है। और हमें ये पता चलता है कि वो खंजर मैना से भरा हुआ है, यानी कि उसके अंदर कुछ ऑरा है। और लॉयड उसी ऑरा को थोड़ा रिफाइन करके उसका इंक बनाता है और उस पर जो स्पेल्स लिखे हुए होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और लॉयड ये सोचता है कि अगर वो खुद के स्पेल्स बना पाए तो वो उन्हें किसी भी वेपन्स पर यूज कर पाएगा। और ये सब सोचते हुए वो उस खंजर से मैना को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद वो जाता है एल्बर्ट के पास उससे काफी सारे तलवार मांगने के लिए। और फिर ये सुनकर के एल्बर्ट बोलता है कि तुम तो कुछ भी मांग सकते हो, तुम ये क्या तलवारों के बारे में बात कर रहे हो। और फिर ये बोल करके वो अपने सोल्जर से बोलता है कि क्या मेरे छोटे भाई की मदद करने के लिए कोई अपना तलवार देना चाहेगा। और ये बोलते हुए वो अपना बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा चेहरा बनाता है और उसके इस चेहरे को देख करके वहाँ पर खड़े खड़े ही 150 तलवारें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद सोल्जर्स के मन में थोड़ा तो रिग्रेट रह ही जाता है और एक सोल्जर बोलता है कि यार ये मेरी नई तलवार थी। लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं, अब राजा के बेटे ने बोला है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद दूसरा सोल्जर बोलता है कि मैंने सुना है कि ऐसा मैजिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आखिर 7th प्रिंस तो एक बच्चे हैं, वो ये कैसे ही कर पाएंगे। और फिर उसके बाद लॉयड उन सभी तलवारों को ले जा करके मैना से एक्सट्रैक्ट किए हुए इंक की मदद से उन सभी तलवारों के ऊपर मैजिक स्पेल्स लिखना शुरू करता है। लेकिन वो इतना हार्ड होता है कि उसके स्पेल लिखते ही वो स्वॉर्ड टूट जाता है। और ऐसा करते करते वो लगभग 50 स्वॉर्ड्स को तोड़ ही देता है और एंड में वो 100 तलवारों के ऊपर स्पेल्स को लिखने में कामयाब रहता है। और फिर उसके बाद वो उन सभी तलवारों को लेकर के एल्बर्ट के पास आता है और एल्बर्ट ये देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका 10 साल का छोटा भाई इतने कॉम्प्लेक्स मैजिक को क्रिएट कर रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर लॉयड एल्बर्ट से बोलता है कि क्या तुम इसे टेस्ट करने में मदद करोगे। और फिर अपने अपने स्वॉर्ड्स को देखते हुए वो स्वॉर्ड्समैन बोलते हैं कि इस बच्चे ने 150 तलवारें ऐसे ही फूंक दी है और ये बची हुई 100 तलवारों को लेकर के आया है, ये शायद मजाक कर रहा है। और फिर ये बोलते हुए वो सोल्जर जैसे ही अपनी तलवार को अपने मयान में डालता है, इतने में ही उस मयान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये देख करके वो हैरान रह जाता है। और फिर उसके बाद लॉयड के रिक्वेस्ट को सुन करके एल्बर्ट बोलता है कि पिताजी ने मुझे एक डीमन को हंट करने का ऑर्डर दिया है, तो क्यों ना ये चीज हम उसी डीमन पर टेस्ट करें।
और फिर उसके बाद शुरू होता है चौथा एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉयड, एल्बर्ट और शिल्पा अपने सोल्जर्स को साथ में लेकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। और जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तभी वो एक जंगल से होकर के गुजरते हैं। और इसी बीच एल्बर्ट शिल्पा से बोलता है कि तुम लॉयड की बहुत चिंता करती हो, कहीं तुम्हारे मन में कुछ और तो नहीं चल रहा है। और जैसे ही शिल्पा ये सुनती है वो अपना तलवार निकालने लगती है। और ये देख करके एल्बर्ट बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और जब वो जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि लॉयड अभी भी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है। और वहीं पर कुछ मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका एल्बर्ट के सोल्जर बहुत ही आसानी से मुकाबला कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास लॉयड की बनाई हुई स्पेशल तलवार होती है। और फिर उस तलवार के फंक्शनैलिटी को देख करके सारे सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। और फिर जैसे ही सभी सोल्जर्स लॉयड के स्वॉर्ड के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ही एक मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर टाओ आकर के उसे बचा लेती है। और फिर वो वहाँ पर आकर के बोलती है कि यहाँ से उसे लबर्टो, यानी कि वो लॉयड के विकसित रूप के बारे में बात कर रही है, तो वो बोलती है कि वो यहाँ पर लबर्टो को फील कर सकती है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है। और तभी वो लॉयड को देखती है और बोलती है कि तुम्हारी शक्ल तो लबर्टो जैसी मिलती है। और फिर उसके बाद जैसे ही शिल्पा टाओ को लॉयड के बहुत ही करीब देखती है, वो उसे लॉयड से दूर रहने को बोलती है। और फिर इसी बीच उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। तभी एल्बर्ट बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, हमें क्वेस्ट पर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी एक समुद्र के किनारे कैंप लगाकर बैठे हुए होते हैं और बहुत ज्यादा ही रात हो चुकी होती है। और फिर उसके बाद हम शिल्पा और टाओ के बीच में कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें टाओ एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं वहाँ पर एक मिशन करने जा रही हूँ। और ये सुनकर के शिल्पा बोलती है कि जाओ। और फिर ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही गुत्थम गुत्थी होने लगती है। और ये सब देख करके लॉयड उस कैंप से दूर जाते हुए अपने मन में बोलता है, इससे अच्छा तो मैं महल में ही था, ये क्या बकवास चल रहा है। और दो लड़कियों को लड़ते हुए देख करके सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही शिल्पा नोटिस करती है कि ये सोल्जर्स कुछ ज्यादा ही खुश है। और ये देख करके वो सभी सोल्जर्स को एक एक टपली मारती है। और फिर उसके बाद वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में ही वहाँ पर एक वेयरवुल्फ मॉन्स्टर आकर के अटैक कर देता है, जिसे देख करके एल्बर्ट लॉयड के बनाए हुए स्वॉर्ड से उस वुल्फ पर फायर मैजिक यूज करता है और बहुत ही आसानी से उस वुल्फ को भून देता है। और ये देख करके सभी सोल्जर्स एल्बर्ट की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर एल्बर्ट बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे तो बस थोड़ा मैजिक आता है, ये तो मेरे छोटे भाई के स्वॉर्ड का कमाल है। और जब वो यही सब कन्वर्सेशन आपस में कर रहे होते हैं, इतने में ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और उसके मुंह में हम एक और मॉन्स्टर को देखते हैं। और तब जाकर के हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असल में इस वेयरवुल्फ को कंट्रोल कर रहा है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो सभी मिलकर के हमारे हीरोज पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे हीरोज उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि लॉयड ये सब दूर से छुप करके देख रहा होता है। और फिर ग्रिम उसे बताता है कि किस तरीके से जो मॉन्स्टर इस वेयरवुल्फ के मुंह के अंदर है, वो अपने मैना का यूज करके सभी वेयरवुल्फ को ये सिग्नल दे रहा है कि वो उनका लीडर है और वो मैना को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ये सुन करके लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो ग्रिम से बोलता है, क्या तुम मुझे मैना ट्रांसफॉर्म करना सिखाओगे? और ये सुन करके ग्रिम बोलता है, क्या इस समय? अरे पागल हो गए हो क्या? लेकिन वो क्या ही कर सकता था, तो वो लॉयड को मैना को ट्रांसफॉर्म करना सिखाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बात कर सकता होता है और वो हमारे हीरोज का मजाक उड़ाने लगता है। और फिर तभी गुस्से में आकर के शिल्पा अपना स्वॉर्ड निकालती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, आखिर तुम उस हवा को कैसे गंदा कर सकते हो जिसमें मास्टर लॉयड सांस लेते हैं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये बोल करके वो उसके ऊपर अटैक करती है और उसके चारों पैरों को बहुत ही आसानी से काट देती है। और जैसे ही ऐसा होता है, हमारे बाकी हीरोज ये देखते हैं कि बाकी मॉन्स्टर्स की रीजनरेशन पावर कम हो चुकी है, यानी उससे उन्हें ये पता चल जाता है कि जैसे ही इसे नुकसान होता है, ये अपनी मैना को वापस से अपने अंदर खींच लेता है, जिसके कारण से बाकी मॉन्स्टर्स की रीजनरेशन पावर कम हो जाती है। और ये देख करके एल्बर्ट शिल्पा को ये ऑर्डर देता है कि वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करता रहे। और नेकी और पूछ पूछ, ये तो शिल्पा के लिए खुशी की बात थी, तो वो उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देती है।
और क्या ही अटैक करती है। वो उस मॉन्स्टर को उस वेयरवुल्फ के शरीर से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उस वेयरवुल्फ के गर्दन पर अटैक करती है और फिर उसके बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर उस वेयरवुल्फ के गर्दन को दोबारा से रीअटैच करने ही वाला होता है, इतने में ही शिल्पा एक और अटैक करती है और उसके धड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिसके कारण से वेयरवुल्फ की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और अब जाकर के हम उस मॉन्स्टर को अच्छे से देख पाते हैं और शिल्पा उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तान देती है। और फिर उसके बाद शुरू होता है 5वां एपिसोड, जहां पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हारने के बाद एक बहुत ही जहरीली गैस रिलीज कर देता है, जिसके कारण जो भी उसे इनहेल करता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर के जमीन पर गिर जाता है। और जैसे ही शिल्पा इसे इनहेल करती है वो भी कमजोर हो जाती है और इसी का फायदा उठा करके वो डीमन उसके ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करता है, और जिसके कारण हम देखते हैं कि वो समुद्र में जाकर के गिरती है। और उसके बाद फिर वो डीमन अपनी तारीफ करने लगता है कि किस तरीके से उसके मुंह से निकले हुए धुएं के कारण हर कोई जमीन पर गिर पड़ा है। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि एल्बर्ट और उसके सोल्जर्स भी जमीन पर बेहोश पड़े हुए होते हैं। और फिर उस डीमन के उसी के मुंह से तारीफ सुन करके शिल्पा बोलती है कि तुम्हारे मुंह की बदबू ही ऐसी है कि कोई भी बेहोश हो जाए तो हम लोग तो क्या ही है। और अपनी बेइज्जती सुन के उस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से शिल्पा के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही टाओ आकर के उसके अटैक को रोक देती है। और फिर ये देख करके शिल्पा उससे बोलती है कि तुम मास्टर लॉयड को लेकर के यहाँ से चली जाओ, इसे मैं देख लूंगी। और जब वो ये बोल रही होती है तो हम उसका शरीर देखते हैं जो कि पंचीस खा के बहुत ही जर्जर हो चुका होता है। तो उसे देख करके अभी तो ऐसा लग नहीं रहा होता है कि वो अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा पाएगी। और यही सेम चीज देख करके टाओ ये डिसाइड करती है कि वो जाएगी नहीं, बल्कि वो वहीं पर खड़े रह करके शिल्पा की मदद के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ेगी। और फिर शिल्पा को बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए देख करके वो मॉन्स्टर बोलता है, मेरे जहर के कारण हर कोई कमजोर हो गया और सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा असर क्यों नहीं हो रहा है। और फिर वो डीमन समझ जाता है कि टाओ ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर रही है, और ये देख करके वो डीमन टाओ को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो उस पर अटैक करता है। और तभी इतने में ही वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है जो कि टाओ को अपने मुंह में दबा लेता है। और फिर वो मॉन्स्टर टाओ से बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम चाहो तो मेरी गुलाम बन सकती हो। जिस पर टाओ मना कर देती है और वो बोलती है कि मैं उसके मैना को महसूस कर सकती हूँ, वो यही कहीं है। और यहाँ पर वो लाबर्टो के बारे में बात कर रही है। और फिर जैसे ही वो डीमन ना सुनता है वो इशारा करता है और वो वेयरवुल्फ टाओ को निगल जाता है। और फिर उसके बाद वो शिल्पा की बेहोश बॉडी को उठाता है और बोलता है कि मैं अपने मैना की मदद से तुम्हें गुलाम बना लूंगा। और जब वो ऐसा बोल रहा होता है तो हम लॉयड को देखते हैं जो कि पानी में छप छप करते हुए खेल रहा होता है। और फिर वो उस डीमन की बात सुन करके उससे पूछता है, तुमने यही सेम चीज इन वेयरवुल्फ के साथ भी की है ना, तुमने इनके पेरेंट्स को मार दिया और अपने मैना से ये जताया कि तुम इनके लीडर हो, है ना। और ये सुन करके वो डीमन बोलता है कि हाँ मैंने ऐसा ही किया है। और तभी वो सोचता है कि एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है। और वो जैसे ही नीचे देखता है वो पाता है कि एक छोटा सा बच्चा इतने जहरीले वातावरण में बहुत ही आसानी से खेल रहा है, आखिर ये है कौन। और फिर वो लॉयड को देख करके बोलता है कि तुम यहाँ पर सांस कैसे ले पा रहे हो, जिस पर लॉयड बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं बस ले रहा हूँ। और फिर ये देखने के बाद वो मॉन्स्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहे कोई सा भी मैजिक यूज कर लो, मेरे आगे तुम नहीं टिक पाओगे। और ये बोल करके वो उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन इतने में ही लॉयड हाल ही में सीखे हुए मैना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को यूज करता है और सभी वेयरवुल्फ को उस डीमन के चंगुल से छुड़ा देता है और सभी वेयरवुल्फ की याददाश्त वापस आ जाती है। और जैसे ही वो वेयरवुल्फ अपने होश में आते हैं, लॉयड उस वेयरवुल्फ के पास जाता है जिसने टाओ को निगल लिया होता है और उसे बोलता है कि टाओ को वापस करो चलो। और वो वेयरवुल्फ उसे वापस से उगल देता है और ये देख करके वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर जैसे ही वो दोबारा से लॉयड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, इतने में ही वही वेयरवुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन वेयरवुल्फ को पता चल चुका होता है कि इसी डीमन ने ही उनके पेरेंट्स को मार दिया था और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन वेयरवुल्फ्स के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करता है, जिसके कारण बेचारे उन वेयरवुल्फ्स की बॉडी से खून निकलने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो डीमन लॉयड से बोलता है कि बेवकूफ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम भले ही कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो। और फिर ये सुनने के बाद लॉयड ग्रिम से पूछता है कि तुमने भी सेम ऐसी ही बात कही थी ना, क्या सच में डीमंस मर नहीं सकते हैं। जिस पर ग्रिम बोलता है कि हाँ, हमें किसी भी तरीके का मैजिक नहीं मार सकता है। और फिर ये सुनने के बाद
लॉयड बोलता है अच्छा ऐसा क्या। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो उस डीमन को एक शील्ड के अंदर कैद करने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही उस डीमन को ये भनक होती है कि ये पिद्दी सा बच्चा उसे कैद करना चाहता है, वो फटाक से बहुत तेजी से भागने लगता है। लेकिन जितनी तेजी से वो डीमन भागता है उतनी ही तेजी से लॉयड बहुत सारे शील्ड्स को जनरेट करने लगता है। और ये देख करके उस डीमन की हवा टाइट हो जाती है और उसके बाद एंड में वो उस डीमन को कैद कर ही लेता है। और वो कैद करने के बाद बोलता है अब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और फिर ये सुन करके वो डीमन चिल्लाने लगता है। और फिर जब लॉयड अपने पावर्स का यूज कर रहा होता है तब हम देखते हैं कि उसका मैना बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जो कि उसके शरीर के लगभग किलोमीटर दूर तक फैला हुआ होता है। और फिर उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड ग्रिम से बोलता है कि मेरे शरीर में बहुत सारा मैना है, इसीलिए मुझे इन सभी को छुपा करके रखना होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो डीमन भी लॉयड का इतना सारा मैना देख करके सकपका जाता है और वो लॉयड से भीख मांगने लगता है कि उसे छोड़ दे। लेकिन लॉयड को तो अभी मजे लेने थे। और फिर उसके बाद वो एक के ऊपर एक मैजिक को स्टैक करके उस डीमन के ऊपर छोड़ने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। और वो 1 मिनट में 250 मैजिक स्पेल्स को यूज करता है और वो उस डीमन के ऊपर छोड़ देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो ग्रिम से बोलता है कि मैं 1 मिनट में 250 स्पेल्स छोड़ूंगा आधे घंटे के लिए। और जब वो स्पेल्स को रिलीज करता है हम देखते हैं कि उस शील्ड के अंदर बहुत ही तेज रोशनी होती है। और फिर उसके बाद हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उस डीमन का तो पाउडर बन चुका होता है। और फिर ग्रिम ये एक्सप्लेन करता है कि बहुत ही रैपिडली मैजिक स्पेल्स को यूज करने के कारण उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई और वो खत्म हो गया। और फिर वो डीमन मरते हुए बोलता है कि ये बहुत बुरा है, मैंने 100 साल तक इस दुनिया पे राज करने के लिए इतनी मेहनत की और एक छोटे से पिद्दी बच्चे ने मुझे हरा दिया। और फिर ये बोलते हुए हम देखते हैं कि वो राख में बदल रहा होता है। और जैसे ही वो राख में बदल रहा होता है इतने में ही हम देखते हैं कि हमारे सारे हीरोज बेहोशी से उठना शुरू करते हैं। और ये देख करके लॉयड फटाक से उनके पास जाता है चीजों को कवर अप करने के लिए। और फिर वो बात करने लगता है एल्बर्ट से। और यहाँ पर ग्रिम उस मर रहे मॉन्स्टर से बोलता है तुम्हें पता है ये बच्चा, यानी वो यहाँ पर लॉयड के बारे में बात कर रहा है, तुम्हें पता है ये बच्चा इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है और ये हर चीज को मजे से करता है। लेकिन तुम इसका मतलब ये मत समझना कि मैं इसका फॉलोअर हूँ, मैं तो बस अच्छे समय का वेट कर रहा हूँ कि एक दिन मैं इसे लड़ने लायक बन जाऊँ। और जब वो ये बोल ही रहा होता है तो इतने में ही हम देखते हैं कि वो डीमन पूरी तरीके से पाउडर बन जाता है और ग्रिम उसके पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ग्रिम का मैना थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। और फिर वो आगे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक दिन लॉयड जितना पावरफुल बनूं ताकि मैं उसे चैलेंज कर सकूं। हालांकि वो दिन कभी नहीं आने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और फिर उसके बाद सीन अचानक से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज किंगडम में वापस आ जाते हैं और वो किंग के पास आते हैं, जहाँ पर किंग एल्बर्ट से बोलता है कि आप सेकंड प्रिंस हैं, तो आपको सिर्फ अपने पर्सनल गार्ड ले करके उनसे लड़ने नहीं जाना चाहिए था। क्या होता कि अगर आपको कुछ हो जाता तो ये सुन करके एल्बर्ट बोलता है कि इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और फिर वो उसे टाओ और लाबर्टो के बारे में बताता है कि किस तरीके से लाबर्टो और टाओ ने आकर के उनकी मदद की थी। जिस पर किंग पूछता है तो वो दोनों कहाँ हैं? और जैसे ही वो पूछता है इतने में ही सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाओ को भी रेस्क्यू कर लिया गया होता है। और लॉयड ये कहानी बताता है कि किस तरीके से लाबर्टो ने आकर के उन लोगों को बचाया है। और जैसे ही टाओ लाबर्टो का नाम सुनती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो लॉयड से पूछती है कि कहाँ है वो और क्या ये केप उसी का है। और जैसे ही लॉयड को ये लगता है कि उसका भेद खुलने ही वाला है, वो फटाक से जंगल की तरफ इशारा करके बोलता है वो रहा लेबर्टो। टाओ के लिए बस लेबर्टो का नाम ही काफी था और उसका नाम सुनते ही वो गोली की रफ्तार से जंगल के अंदर भागने लगती है। और फिर उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एल्बर्ट किंग से ये बोलता है कि हमारी जीत का सबसे बड़ा श्रेय लॉयड को भी जाता है, क्योंकि उसने हमारे तलवार में बहुत ही अच्छा स्पेल यूज किया था, जिसके कारण हमने बहुत ही आसानी से उन डीमंस के साथ लड़ाई की। और फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि लॉयड को भी गद्दी के लिए लड़ने का एक मौका दे। और अपने इस चीज को जस्टिफाई करते हुए एल्बर्ट बोलता है कि लॉयड बहुत ही ज्यादा समझदार है और भले ही ये 7th प्रिंस है, लेकिन इस कारण से हमें इसे राजगद्दी के लिए लड़ने से नहीं रोकना चाहिए। और फिर ये सुनकर के किंग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा क्योंकि तुम्हारे लिए फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। और ये सुनकर के एल्बर्ट बोलता है कि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर बात है किंगडम की और किंगडम की गद्दी पर सबसे समझदार राजा को ही बैठना चाहिए। तो ये सुनकर के किंग लॉयड से पूछते हैं
क्या तुम गद्दी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो? और ये सुनते ही लॉयड बहुत ही प्यार से मना कर देता है और जैसे ही वो ऐसा बोलता है इतने में ही सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक लकड़ी के स्टिक को लेकर के दौड़ रहा होता है और उसके पीछे हम एक वुल्फ को दौड़ते हुए देखते हैं और फिर जाके हमें पता चलता है कि जब लॉयड ने उन सभी वुल्फ्स को उस डीमन के चंगुल से रिलीज कर दिया तो सभी वुल्फ्स अपने अपनी जगह पर लौट गए, लेकिन ये वुल्फ नहीं गया, उल्टा लॉयड के ही पीछे पीछे घूमने लगा। तो फिर एंड में लॉयड ने इसे अपना पेट बना लिया और फिर वो उसके साथ खेलने लगता है और ये देख करके ग्रिम को जलन होने लगती है क्योंकि अब लॉयड उसके साथ खेलना छोड़कर इस पेट के साथ खेल रहा है और ये देख करके वो भी अपने शरीर को फ्लफी बना लेता है। और फिर तभी इतने में ही वहाँ पर शिल्पा आती है और शिल्पा को देख करके लॉयड ग्रिम को उस वुल्फ के बालों के अंदर घुसा देता है और फिर शिल्पा लॉयड से पूछती है कि क्या तुमने इसके लिए कुछ नाम सोचा है, जिस पर लॉयड बोलता है कि हाँ, इसका नाम होगा शीरो और फिर वो ये बोलकर शीरो के साथ खेलना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं कि किंग और एल्बर्ट दूर से लॉयड को देख रहे होते हैं और किंग लॉयड को देखते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा भोला है, मुझे पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। और ये सुनकर के एल्बर्ट बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है इसके किस्मत में इस किंगडम से भी ज्यादा कुछ बड़ा लिखा हुआ है। और ये सुनकर के किंग बोलते हैं हाँ, मैं वो देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और फिर उसके बाद शुरू होता है छठा एपिसोड जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉयड शीरो को ट्रेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो उसे ट्रेन करता है हर बार फेल हो जाता है। और फिर ये जानने के बाद शिल्पा उससे बोलती है कि इसके लिए हमें किसी बीस्ट एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। और ये सुनकर के लॉयड बोलता है ओ अच्छा, वो मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। और फिर जैसे ही वो ये बोलता है सीन अचानक से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पैलेस जिसमें रह रही होती है एलिस डे सेलोम और ये लॉयड की बड़ी बहन है। और जैसे ही वो लॉयड को देखती है वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और ये सब चीजें लॉयड को पसंद नहीं आती। और फिर उसके बाद एलिस उससे पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताता है कि किस तरीके से वो ये सीखना चाहता है कि आखिर एलिस अपने पेट्स को कैसे ट्रेन करती है। और फिर जैसे ही एलिस शीरो को देखती है वो बोलती है कि क्या ये एक वेयरवुल्फ है और फिर वो उसके साथ खेलने लगती है। और फिर तभी लॉयड उससे बोलता है कि क्या तुम हमें अपना बीस्ट दिखाओगी। और ये सुनते ही एलिस बोलती है कि वो तो तुम्हारे पीछे है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं हम उस बीस्ट को देखते हैं और वो बीस्ट शिल्पा के मेड क्राउन को उसके सर से उठा लेता है। और जैसे ही लॉयड पीछे मुड़ता है वो उस बीस्ट को देख करके हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसने कोई भी आवाज नहीं की, ये बिना किसी आवाज के हमारे पीछे आ गया और आखिर एलिस ने बिना इससे बात किए इसे ऑर्डर दिया कैसे। और फिर वो यही सब चीजें कैलकुलेट करने लगता है कि एलिस ने अपने मन के जरिए उसे ये ऑर्डर दिया है। और फिर उसके बाद एलिस बोलती है कि अगर तुम्हें किसी बीस्ट को कंट्रोल करना है तो उसके लिए तुम्हें प्यार की जरूरत है। और फिर ये सुनकर के लॉयड अपने मन में बोलता है कि अरे हाँ, इससे पहले मैं शीरो को ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा था लेकिन कभी मैंने उससे अपने दिल के कनेक्शन के बारे में नहीं सोचा। और फिर ये बोल करके वो अपने दिल को कनेक्ट करता है शीरो के साथ और बिना किसी वर्बल इंस्ट्रक्शन के वो शीरो को कंट्रोल करने लग जाता है। और फिर ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग एलिस के पैलेस से चले जाते हैं। और फिर पैलेस में आगे बढ़ते हुए शिल्पा लॉयड से बोलती है कि अब आप एनिमल्स को कंट्रोल करना सीख गए हैं तो चलिए ट्रेनिंग पर वापस चलते हैं। और लॉयड को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज पसंद नहीं है, वो है स्वॉर्ड ट्रेनिंग। और जैसे ही वो ट्रेनिंग ना करने का बहाना ढूंढ रहा होता है इतने में ही वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और फिर वो शिल्पा से बोलता है कि अब लॉयड हमारे साथ जाएगा। और फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है कि लॉयड किसके साथ जाएगा और लॉयड डिसाइड करता है कि वो एल्बर्ट के साथ जाएगा क्योंकि उसे स्वॉर्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर एल्बर्ट उसे लेके जाता है सेलोम के चौथे प्रिंस यानी कि डियन के पास, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड स्मिथ है। और जब डियन लॉयड को देखता है तो वो उससे बोलता है कि किस तरीके से उसे एल्बर्ट से ये पता चला है कि उसने स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक स्पेल्स लिखे हैं। और पहले तो डियन को ये सब चीजों पे विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो लॉयड को बोलता है कि मेरे आंखों के सामने लिख करके बताओ। और फिर ये बोलते हुए वो उसे स्वॉर्ड और मैना से एक्सट्रैक्ट किया हुआ इंक देता है। और फिर लॉयड उस स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक स्पेल लिखना शुरू करता है। और जब वो लिख ही रहा होता है तभी डियन अपने मन में सोचता है कि ये तो एक बच्चा है, ये सबको बेवकूफ बना रहा है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। और जब वो ये सोच ही रहा होता है इतने में ही लॉयड मैजिक को कम्प्लीटली लिख करके उसे दे देता है। और ये देख करके डियन हैरान रह जाता है। और फिर वो उसके बाद बोलता है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड स्मिथ हूँ और तुम बहुत ही अच्छा स्पेल लिख सकते हो, तो अगर हम साथ मिल करके काम करें तो हम बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड बना सकते हैं। और फिर ये सुन करके लॉयड एग्री हो जाता है और फिर वो दोनों ही मिल करके एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब वो इस प्रोसेस में होते हैं तो एक प्रॉब्लम होने लगती है कि जैसे ही लॉयड अपने मैजिक स्पेल्स को लिख करके गर्म लोहे की आयरन पे रखता है वैसे ही स्पेल्स टूट जाते हैं।
और इतने में ही वहाँ पर शिल्पा आ जाती है, जो कि उन लोगों को छुप छुप कर देख रही होती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो भी उन दोनों की मदद करेगी। और फिर उसके बाद वो लोग एक के बाद एक स्वॉर्ड बनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हर बार ही सेम रिजल्ट होता है। और ये देख करके लॉयड सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पैलेस में तो मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया था। और फिर लॉयड का चेहरा देख करके डियान बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तभी इतने में ही उसके पास ग्रिम आता है और उसे मैना से एक्सट्रैक्ट किया हुआ वो इंक दिखाता है और वो बोलता है कि किस तरीके से इसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। और फिर ये देख करके लॉयड उस इंक पर प्योरिफिकेशन मैजिक यूज करता है और फिर जाकर के उसे पता चलता है कि वो इंक सच में बहुत ही बेकार क्वालिटी का है और इसी कारण से उन स्पेल्स को रखते ही स्वॉर्ड चकनाचूर हो जा रहे थे। और फिर उसके बाद लॉयड उन लोगों को बताना शुरू करता है कि किस तरीके से हमें वापस से डेंजेंट में जाना होगा और क्वेस्ट करके ट्रेजर लेके आना होगा ताकि हम एक अच्छा और परफेक्ट इंक बना सके। और फिर वो आगे बोलता है कि लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक प्रिंस कभी भी पैलेस से बाहर नहीं जाता है। और फिर ये सुनने के बाद शिल्पा उससे बोलती है कि किस तरीके से उसने किंग से बात की है कि लॉयड का बाहर जाना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो नए लोगों से मिल पाएगा और अपने आप को इवॉल्व कर पाएगा। तो इसीलिए शिल्पा ने पहले से ही लॉयड के बाहर जाने की परमिशन ले ली है। और ये सुन करके लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शिल्पा और लॉयड निकल जाते हैं एक क्वेस्ट के लिए। और फिर क्वेस्ट से पहले वो पहुंचते हैं एक ऐसे प्लेस में जहां पर क्वेस्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और वहां पर मैनेजर उन दोनों से ये बोलती है कि आप लोग क्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें आपका मैजिक लेवल देखना होगा। और ये बोल करके वो एक चमकता हुआ ग्लोब उन दोनों के सामने रखती है और उन दोनों को अपना हाथ टच करने को बोलती है ताकि वो उन दोनों के मैजिक लेवल को देख सके। और फिर ये सुन करके लॉयड थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका मैना बहुत ही ज्यादा होता है तो उसे सप्रेस करके रखना होता है। तो अगर वो उसे टच करेगा तो उसके हैवी मैना के कारण वो ग्लोब उसके रैंक को बताने के बजाय वहीं पर फट जाएगा। तो इसीलिए वो अपने मैना को और भी ज्यादा सप्रेस कर लेता है और जब वो टच करता है तब भी उसका रैंक ई दिखाई देता है। और ये देख करके वहाँ पर खड़े बाकी लोग हंसने लगते हैं। तभी वो मैनेजर बताती है कि ई रैंक बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और फिर लॉयड अपने मन में बोलता है कि मैंने अपने मैजिक को इतना सप्रेस किया तब भी जाकर के इस ग्लोब ने डिटेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद उसी दौरान हमें पता चलता है कि शिल्पा भी एक बहुत ही खतरनाक ए रैंक की असैसिन है, लेकिन फिर भी उनके पास मैजिक्स की कमी होती है। और फिर वो मैनेजर उन दोनों से बोलते हैं कि अगर आप लोगों को क्वेस्ट करना है तो आपको एक मेंबर और चाहिए होगा ए रैंक वाला। और जैसे ही वो ये बोलती है इतने में ही टाओ वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और ये देख करके पहले तो शिल्पा मना करती है, लेकिन फिर एंड में मान जाती है। और फिर वो लोग वहाँ पर काफी सारे क्वेस्ट को देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग उनमें से एक में जाएंगे। और फिर इसी तरह वो एक क्वेस्ट में जाते हैं, डीमंस को मारते हैं, वहाँ से ट्रेजर उठाते हैं और फिर बहुत ही आराम से किंगडम के लिए वापस आ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और डियान स्वॉर्ड्स बना रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर एल्बर्ट आता है और उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ ही दिनों में एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होने वाली है, जिसके लिए उन सभी को प्रिपेयर्ड रहना होगा। और जैसे ही वो ये कन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं इतने में ही लॉयड ट्रेजर लेकर के उन लोगों के पास आ जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग उस ट्रेजर से मैना को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे स्वॉर्ड बनाते हैं और उस स्वॉर्ड की टेस्टिंग के लिए वो टेस्टिंग ग्राउंड में आते हैं। और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड का फायर मैजिक यूज करते हैं वो इतना भयंकर होता है कि वहाँ पर आग का एक बहुत बड़ा गोला जनरेट हो जाता है, जिसे देख करके हर कोई हैरान रह जाता है। और फिर लॉयड अपने मन में बोलता है कि मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, मैंने एक्साइटमेंट में आकर के कुछ ज्यादा ही स्पेल्स लिख दिए। और फिर उसके बाद एंड में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और लॉयड अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और वो आज के पूरे दिन के एडवेंचर को सोच रहा होता है। इतने में ही उसे अपने कमरे के बाहर वाले ग्राउंड में एक हल्का सा वॉइड महसूस होता है, जैसे कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। और फिर कैमरा सीधे उस ग्राउंड में जूम होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पर्सन उस ग्राउंड में खड़ा है। और फिर उसके बाद शुरू होता है 7th एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं लॉयड उसी गार्डन में पहुँचता है जहाँ से उसे वो वॉइड फील हो रहा होता है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है हम देखते हैं वहाँ पर एक उसी के उम्र की यानी लगभग 10 साल की ही एक लड़की होती है। और जैसे ही लॉयड उसके सामने प्रकट होता है वो उस पर अपने पॉइजन से अटैक करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसके कारण पूरे ही सराउंडिंग्स में पॉइजन जैसी स्मेल फैल जाती है। और ये देख करके लॉयड उसके पॉइजन को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक उस लड़की के पॉइजन पर काम ही नहीं करता। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये कौन है। तो इसका नाम रिन है और ये असैसिन गिल्ड की मेंबर है। और आखिर ये ग्रुप क्या है ये हमें इसी एपिसोड में आगे जानने को मिलेगा, तो धैर्य पूर्वक देखते रहो।
और फिर उसके बाद जैसे ही रिन के पॉइजन से थोड़ा सा वीक होता है, रिन सोचती है कि चलो यहाँ से रफू चक्कर हो जाया जाए, और ये बोल करके वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, इतने में ही हम देखते हैं कि लॉयड ने वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर दिया होता है, जिसके कारण रिन वहाँ से बाहर नहीं जा पा रही होती है। और फिर ये देख करके वो अपने पॉइजन को और ज्यादा बढ़ाती है, जिसके कारण से लॉयड कमजोर हो जाता है। और इसी बीच इस पॉइजन को देख करके लॉयड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका जो रिवर्स पॉइजन टेक्निक है वो उन चीजों पर काम करता है जिसे वो जानता है, लेकिन पहली बार उसने एक ऐसा पॉइजन देखा है जिसे वो भी नहीं जानता है, तो वो इस पॉइजन के बारे में और ज्यादा स्टडी करना चाहता है। और फिर जैसे ही लॉयड ये सब सोचते हुए थोड़ा वीक हो जाता है, इतने में ही रिन उसके शील्ड को तोड़ते हुए निकल जाती है, और वो जाते हुए बोलती है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुमने बस इतना पॉइजन इनहेल किया है जितना तुम 2 दिन में रिकवर हो जाओगे। हाँ, लेकिन इन 2 दिनों के दौरान तुम्हारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। और ये बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है, और तभी इतने में ही वहाँ पर ग्रिम आता है, और वो लॉयड से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर उसके बाद लॉयड ग्रिम को देख करके बोलता है कि तुम भी सोए नहीं दोस्त। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने कपड़े चेंज करके रिन का पीछा करने लगते हैं। और फिर जैसे ही लॉयड रिन का पीछा करने के लिए जाता है, इतने में ही पीछे से वहाँ पर शिल्पा और शीरो आ जाते हैं, और तभी सीन कट हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है असैसिन गिल्ड का अड्डा, जहाँ पर रिन अपने सभी मेंबर्स को ये बताती है कि किस तरीके से किंगडम में लोग बहुत ही बड़े लेवल पर हथियार को इकट्ठा कर रहे हैं, और वो हथियार नॉर्मल नहीं है बल्कि वो मैजिकल वेपन्स हैं। और फिर ये सब सुनने के बाद उन सभी के बीच में कन्वर्सेशन होना शुरू होता है कि आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं। तो अब स्टोरी आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम्हें एक एक करके इन सभी के नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये है गैलिया, जो कि अपनी बॉडी से स्पाइडर वेब्स रिलीज कर सकता है। और ये है टैलिया, और ये जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेती है, ये उसके साथ अपने आप को सिंक कर लेती है, जिसके कारण से अगर ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी चोट करती है तो सामने वाले पर्सन को भी उसी जगह पर ही चोट फील होने लगती है। और फिर ये है क्रो, और इसके पास बोलने की शक्ति है, यानी जब भी ये कभी कुछ बोलता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी वेव क्रिएट होता है, और जिसके कारण बहुत ही भयंकर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और फिर उसके बाद ये है बेबलियन, और ये अपनी पावर के कारण अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल कर सकता है। और फिर उसके बाद एंड में तुम रिन को तो जानते ही हो, ये अपनी बॉडी से पॉइजन को रिलीज कर सकती है। लेकिन इन सभी के बाद इनका एक लीडर भी है जो कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम स्टोरी में आगे जानेंगे। तो अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही रिन अपने सभी मेंबर्स को ये बता रही होती है कि किस तरीके से उसने ये देखा है कि किंगडम के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर वेपन्स को स्टोर किया जा रहा है, और प्लस उसके ऊपर उसे 7th प्रिंस ने देख लिया था। तो ये सुनते ही गैलिया रिन से पूछता है कि क्या तुमने उसे मारा, जिस पर रिन बोलती है कि नहीं, वो तो बस एक छोटा सा बच्चा था, तो मैं उसे बेहोश करके यहाँ पर आ गई। और फिर उन सभी के बीच में कन्वर्सेशन चल ही रहा होता है, इतने में ही टालिया बोलती है कि कोई हमें छुप करके देख रहा है। और तभी वहाँ पर लॉयड प्रकट होता है और बोलता है, ओ अच्छा, तुमने मुझे देख लिया। और फिर उसके बाद जैसे ही वो उन्हें देखते हैं, वो सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए लॉयड से लड़ने लगते हैं। और लॉयड उन सभी के पावरफुल होने के बाद भी उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और इसी फाइट के दौरान लॉयड के कपड़े गैलिया के बनाए हुए वेब्स में फंस जाते हैं, जिसके कारण से उसके कपड़े उसकी बॉडी से निकल जाते हैं। और फिर उन सभी से फाइट करके उन्हें हराने के बाद लॉयड को ये पता चलता है कि ये सभी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सोसाइटी इन्हें बहुत ही बुरी नजर से देखती है, क्योंकि ये कहीं पर भी जाते हैं वहाँ पर केओस क्रिएट कर देते हैं, और लोगों को लगता है कि ये लोग ऐसे कामों को मजे में करते हैं, जबकि ये भी अपने पावर्स से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फिर गैलिया लॉयड को बताता है कि अगर वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सकते होते तो वो भी सोसाइटी में बहुत ही आराम से रह रहे होते, न कि इस तरीके से छुप छुप करके। और फिर ये सुन करके लॉयड को उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होने लगता है। और फिर उसके बाद वो उन सभी के बॉडी पर स्पेल्स लिख देता है, जिसके कारण वो अपने पावर्स को कंट्रोल करने लग जाते हैं। और उनकी लाइफ में ये पहला ऐसा मूवमेंट होता है जहाँ पर वो अपने पावर्स को बिना किसी डर के कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गैलिया लॉयड के वो कपड़े धोने लगता है जो कि उसके वेब्स में चिपक गए होते हैं और अब थोड़े से चिपचिपे हो चुके होते हैं। और फिर गैलिया वो कपड़े धोते हुए बोलता है कि अब समय आ गया है मैं तुम्हें हमारी बैक स्टोरी सुनाऊं। और ये सुन करके लॉयड बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। और गैलिया बोलता है कि एक समय की बात है जब हम सब अलग अलग रहा करते थे। और उसकी स्टोरी से पकना शुरू हो करके लॉयड फिर से बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन तभी गैलिया असैसिन गिल्ड के लीडर के बारे में बताना शुरू करता है और ये सुनते ही लॉयड का इंटरेस्ट जाग जाता है। और फिर उसके बाद गैलिया बताना शुरू करता है कि किस तरीके से ये जो असैसिन गिल्ड है वो उनके लीडर जेड ने बनाया था और जेड के पास है टेलीपोर्टेशन पावर, लेकिन बाकी असैसिन गिल्ड की तरह ये भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जिस कारण से ये ना जाने कभी भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद पास्ट के सीन में हम देखते हैं जेड टेलीपोर्ट होकर के उन सभी के पास आता है। वो बोलता है कि मुझे माफ करना दोस्तों, मैं गलती से इजिप्ट में टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन मैं तुम सभी के लिए वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाया हूँ। और फिर उनके साथ कन्वर्सेशन करना शुरू करता है, जिसमें वो उन सभी को एक सिंबॉलिक कॉइन देता है और वो बोलता है कि हम बुरे लोगों को मार करके अच्छे काम करेंगे और मामला सलटाने के बाद ये कॉइन वहाँ पर छोड़ देंगे, जिसके कारण से लोग धीरे धीरे हमें जानना शुरू करेंगे और उन्हें ये पता चल जाएगा कि हम अच्छे लोग हैं और फिर एंड में हम सोसाइटी के साथ आराम से रह पाएंगे। और फिर जेड की ये बात सुन करके वो सभी खुश हो जाते हैं और जैसे ही जेड आगे कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में ही वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर अब जाकर के हमें असैसिन गिल्ड का पूरा प्लान पता चलता है। असल में रिन लॉयड के पैलेस में इसीलिए गई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लॉयड और किंग बहुत ही बुरे लोग हैं जो कि वेपन्स को इकट्ठा कर रहे हैं जनता को परेशान करने के लिए, और वह अच्छे काम करके आम लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं। और फिर उन सभी के बीच में बातचीत चल ही रही होती है, इतने में ही वो देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से एक चिट्ठी प्रकट होती है जिसमें जेड का वही सिंबल लगा हुआ होता है। और जैसे ही वो देखते हैं सीन अचानक से कट हो जाता है और हमें थोड़े समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असैसिन गिल्ड के उसी जगह पर शिल्पा और शीरो पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन तभी उसे लॉयड की एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी ले करके वो सीधे एल्बर्ट के पास जाती है। और जैसे ही एल्बर्ट वो चिट्ठी देखता है वो डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस चिट्ठी में लॉयड ने लिखा होता है कि वो असैसिन गिल्ड के साथ लॉर्डेस्ट मैनोर जा रहा है, यानी कि वो जगह जहाँ पर एल्बर्ट अटैक करने वाला है। और उसे लगने लगता है कि कहीं लॉर्डेस्ट ऑफ मैनर और असैसिन गिल्ड के लोगों में कहीं संधि तो नहीं है और कहीं उन लोगों ने लॉयड को किडनैप तो नहीं कर लिया है। और फिर तभी शिल्पा उसे लॉयड के कपड़े दिखाती है और ये देख करके एल्बर्ट बोलता है इसका मतलब ये है कि अभी लॉयड ने कोई कपड़े नहीं पहने। और फिर शिल्पा उसके ऊपर ये बोलती है कि ये कपड़े थोड़े चिपचिपे लग रहे हैं। और ये सुन करके एल्बर्ट का खून खौल जाता है और वो बोलता है हम अभी मैनोर जाएंगे और उन लोगों को खत्म कर देंगे। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन लोगों के साथ डियान भी होता है। और फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि लॉयड असैसिन गिल्ड के सभी लोगों को ले करके मैनोर की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर शुरू होता है 8वां एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी को जेड की चिट्ठी मिलती है। उसने लॉर्डेस्ट मैनोर को हरा दिया है और अब खुद किंगडम का राजा बन चुका है और वो उन सभी को बुला रहा है अपने साथ रहने के लिए। और ये सुनकर के सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन तभी लॉयड बोलता है कि अगर जेड अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था तो वो इतने दूर से इतनी प्रिसाइसली इस चिट्ठी को यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट कर सकता है। और ये चीजें सुन करके सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी रेन बोलते हैं कि क्या पता उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया हो। और ये सुन करके सभी सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। और फिर लॉयड भी डिसाइड करता है कि वो भी जाएगा जेड से मिलने के लिए, क्योंकि उसे भी टेलीपोर्टेशन मैजिक के बारे में सीखना है। और फिर वो सब मैनोर के लिए निकल जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लॉयड उन सभी को बहुत ही तेजी से लेकर के जा रहा होता है और जिसके डर के मारे वो सभी चिल्लाने लगते हैं और जिसे देख करके लॉयड रुकने का डिसाइड करता है। और फिर वो सब वहीं जमीन पर नीचे रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद इतने में ही रेन बोलती है कि सभी को भूख लग रही होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेकर के आती हूँ। और फिर सभी बेचारे इतने डरे हुए होते हैं कि वो कहाँ ही कुछ खा पाते। लेकिन फिर भी रेन सभी के लिए खाना बनाने के लिए जंगल में सामान ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और फिर उसके बाद बेबिलियन लॉयड को ये बताता है कि ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही है। और फिर उसके बाद टेलिया रिन की कहानी बताना शुरू करती है कि किस तरीके से जेड ने उसे जंगल में ढूंढा था। और रिन की बैक स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि उसके बॉडी से निकलने वाले पॉइजन के कारण ही उसकी फैमिली मर चुकी थी और वो जंगलों में ही जानवरों के बीच में पली बड़ी। और फिर एक दिन जेड ने उसे देख लिया और फिर उसे असैसिन गिल्ड में शामिल करने का डिसाइड किया। लेकिन जब रिन पहली बार गिल्ड में आई तो वो बहुत ही ज्यादा जंगलियों की तरह बिहेव कर रही थी। और ये जानने के बाद कि उसकी बॉडी से पॉइजन रिलीज होता है जिसे वो कंट्रोल भी नहीं कर सकती होती है, गैलीलिया पहले तो अपोज करने लगता है। लेकिन जेड के बार बार मनाने के बाद वो सभी एंड में मान जाते हैं
और फिर धीरे धीरे वो सभी रिन के लिए काम करने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से रिन के लिए वो लोग कपड़े बनाते हैं। गैलीलिया रिन को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है, बेबलियन उन सभी के लिए खाना बनाता है और भी वगैरह वगैरह। और यही सब देख करके रिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर टैलिया लॉयड को ये बताती है कि रिन जेड को अपना बड़ा भाई मानती है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिन जंगलों से लाई हुई जड़ी बूटियों के सहारे एक खाना तैयार करती है। और उस खाने को देख करके बेबलियन क्रो से बोलता है, ये खाना बहुत बकवास लग रहा है, क्या तुम इसे थोड़ा सा ठीक करोगे? और जैसे ही क्रो अपने शब्दों का पावर यूज करके उस खाने को ठीक करने ही वाला होता है, इतने में ही रिन उन दोनों के ऊपर जोरदार मुक्का मार देती है और बोलती है कि ये ऐसे ही ठीक लग रहा है, इसमें कोई स्पेल डालने की जरूरत नहीं है। और फिर ये सुन करके टैलिया बोलती है कि हम तो ये खा लेंगे, लेकिन लॉयड को कैसे खिलाएंगे, वो तो एक राजा है ना। और फिर ये सुन करके बेचारी रिन मन में सोचने लगती है कि बात तो सही है। लेकिन इतने में ही हम ये देखते हैं लॉयड बड़े मजे से उस खाने को खा रहा होता है और वो खाते हुए अपने मन में बोलता है कि पिछले जन्म में वो इससे भी बदतर खाना खाया करता था। और फिर उसके बाद वो उस खाने की तारीफ करता है, जिसे देख करके सभी उस खाने को खाने लगते हैं। और फिर उसके बाद सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सभी असैसिन्स मैनोर की तरफ पैदल ही बढ़ रहे होते हैं और लॉयड गैलीलिया के कंधे पर सो रहा होता है। और फिर गैलीलिया बोलता है कि लॉयड सोते हुए कितना प्यारा लगता है, जिस पर ग्रिम बोलता है कि ये इतना भी प्यारा नहीं है, ये सोते समय भी अपने बैरियर को एक्टिवेट रखता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर उसके बाद वो सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इतने में ही रिन गिल्ड के सभी लोगों को बोलती है कि हमें लॉयड को यहीं पर सोते हुए छोड़ देना चाहिए और खुद जा करके सिचुएशन का पता लगाना चाहिए। और फिर वो आगे एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से उन्हें विश्वास है कि जेड एक अच्छा आदमी है, लेकिन क्या पता मैनोर के लोगों ने उससे जबरदस्ती वो लेटर लिखवाया हो। तो ये सब सोच करके वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लॉयड को यहीं पर सोता हुआ छोड़ करके अकेले ही सिचुएशन का पता लगाने के लिए जाएंगे। और फिर ग्रिम बोलता है कि मुझे लॉयड की चिंता नहीं है, क्योंकि सोते हुए भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन मुझे तुम लोगों की चिंता है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर जब वो सभी लॉयड को छोड़ करके अकेले जा ही रहे होते हैं, इतने में ही हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेड असैसिन गिल्ड के लोगों को एक सच्चाई बताता है कि वो लॉर्डेस्ट मैनोर का तीसरा किंग है और उसके भाई बहुत ज्यादा ही कपटी हैं, जो कि हर जगह पर अटैक करना चाहते हैं। और फिर वो आगे बताता है कि वो मैनोर जाएगा और अपने भाइयों को हरा देगा और फिर उसके बाद वो वहाँ का राजा बन जाएगा और एंड में उन सभी को वहाँ बुला लेगा। और फिर ये सुन करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सभी असैसिन्स छुप करके किले के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ वो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं देखते। वो पाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़े पार्टी की तैयारी चल रही होती है, शायद जेड जीत चुका है। और जैसे ही वो छुप करके देख रहे होते हैं, इतने में ही कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और फिर वो खुशी से बोलते हैं कि आप लोग गेट से क्यों नहीं आए। और फिर उसके बाद वो उन सभी को टेबल पर बिठा करके पार्टी करने लगते हैं। और पहली बार इतनी खातिरदारी देख करके हमारे गिल्ड के सारे सदस्य थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर रिन के मन में चल रहा होता है कि आखिर वो जेड से कब मिलेगी। और फिर ये सब देख करके ग्रिम बोलता है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो चलो मैं लॉयड के पास वापस जाता हूँ। और जैसे ही वो उड़ने लगता है, इतने में ही रिन उससे बोलती है कि वो अभी थोड़ा नर्वस है, क्या ग्रिम उसके साथ थोड़ी देर और रह सकता है, जिस पर ग्रिम बोलता है कि चलो ठीक है। और फिर इतने में ही वहाँ पर जेड आता है और जेड को देख करके सभी खुश हो जाते हैं। और फिर जेड आगे ये बताता है कि किस तरीके से उसने अपने टेलीपोर्टेशन पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। और फिर वो सभी खुश हो ही रहे होते हैं, इतने में ही जेड की हरकतें बदलने लगती है और वो अपने पावर का यूज करके असैसिन गिल्ड के सभी लोगों को जमीन में दबा देता है। और फिर वो अपने किंगडम के सभी लोगों को बोलता है, देखो मैंने कहा था ना, मैं तुम लोगों के लिए नई बॉडी लेकर के आऊंगा, तो मैं ले आया, और जल्दी करो, अपनी अपनी बॉडीज को चुन लो। और फिर जब वो ये बोलता है, तब जाकर के हमें पूरा सिचुएशन समझ में आता है कि असल में जो ये आदमी है वो जेड है ही नहीं, ये एक मॉन्स्टर है जो कि नेदर वर्ल्ड से आया है और उसने जेड को मार के जेड की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं वो सभी इसके चेले हैं और उन लोगों ने भी आम जनता को मार करके उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही ग्रिम ये चीजें देखता है, वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और गिल्ड के लोगों को बोलता है यहाँ से भाग जाओ। और जैसे वो लोग भागने वाले ही होते हैं, इतने में ही वो डीमन ग्रिम के ऊपर अटैक कर देता है और ग्रिम बहुत ही दूर जाता है। और फिर आगे वो डीमन ये बताता है कि जब वो जेड की बॉडी पर कब्जा करने के लिए उसे इमोशनली कमजोर कर रहा था, तो जेड ने बहुत रेजिस्ट किया और वो बार बार अपने दोस्तों को याद कर रहा था और वो ये चाहता था कि वो लोग यानी वो डीमंस उसके दोस्तों तक ना पहुँच पाए। और एंड में इस चीज को रोकने के लिए उसने अपना गला काटने का डिसाइड किया। और जब वो अपना गला काट रहा था, तो वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था
और बोल रहा था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। और ये बोलते हुए उसने अपना गला काटना शुरू किया। और आगे वो डीमन बताता है कि जेड और वो डीमन आपस में जुड़े हुए थे, तो अगर जेड अपने आप को मारता तो वो डीमन भी मर जाता, लेकिन फिर भी उसने जेड को नहीं रोका। और जैसे ही जेड ने अपने आप को लगभग काट ही लिया था, इतने में ही वो डीमन जेड को वापस से हील कर देता है और उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। और जैसे ही गिल्ड को ये पता चलता है कि जेड अब नहीं रहा है, वो सभी बहुत ही दुख में डूब जाते हैं। और वो डीमन हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि तुम्हें जो बॉडी चाहिए वो ले लो। और जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, इतने में ही वो देखता है कि उन सभी के बॉडीज पर एक स्पेल लगा हुआ होता है। और ये देख करके वो रिन को उसके सर से उठाता है और बोलता है कि मुझे मेरे कपड़ों पर कोई दाग धब्बे पसंद नहीं है। और वो रिन से पूछता है कि बताओ ये किसने किया। और ये बोलकर वो उसके ऊपर अपने स्पेल का यूज करता है, जिसके कारण जो भी उसके सामने आएगा वो अपने आप ही सच बोलने लगेगा। लेकिन रिन अपने आप को रेजिस्ट करने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत ही सारा खून निकल रहा होता है। और इतने दर्द में होने के बाद भी रिन उसे कुछ नहीं बताती। और ये देख करके वो डीमन उससे दोबारा पूछता है, मुझे बताओ तुम्हारे ऊपर ये दाग किसने लगाया। और जैसे ही वो डीमन रिन के ऊपर सच्चाई जानने के लिए प्रेशर बना ही रहा होता है, इतने में ही वहाँ पर लॉयड आ जाता है और वो उस जगह पर बहुत ही भयंकर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि जमीन के कई किलोमीटर तक एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और लॉयड उस डीमन से बोलता है, ये मैंने किया है। और फिर शुरू होता है 9वां एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉयड वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और फिर वो डीमन लॉयड को देख करके बोलता है, तो तुमने ये किया है। और फिर उसके बाद ये बोलकर वो लॉयड के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयंकर होती है। और लॉयड उसके अटैक्स को डॉज करने के लिए अपने शील्ड की 4 लेयर बनाता है। और उसका एक छोटा सा मैना का मैजिक ही उसके शील्ड के 2 लेयर्स को आराम से तोड़ देता है। और ये देख करके ग्रिम बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और फिर वो बताना शुरू करता है कि किस तरीके से 10 लेवल तक डीमंस होते हैं, तो जो 10वें लेवल के होते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से मारा जा सकता होता है। और ग्रिम खुद 3रे लेवल का है। और ये सुनकर के लॉयड पूछता है, तो क्या ये वाला डीमन पहले लेवल का है। जिस पर ग्रिम बोलता है कि नहीं, ये पहले लेवल से भी ऊपर का यानी डीमन किंग है। तुम्हें इसके साथ नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये सब सुनने के बाद लॉयड उन सभी असैसिन्स को बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। और ये सुनते ही गैलीलिया उन सभी को लेकर के उस पैलेस से भागने लगता है। और फिर उसके बाद लॉयड बड़े ही मजे से डीमन किंग के पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है। और उनके बीच में बहुत ही भयंकर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें डीमन किंग अपने मैना का यूज करके उसकी तरफ अटैक करता है। और उसका अटैक लॉयड के शील्ड के आर पार चला जाता है। और ये देख करके लॉयड भी थोड़ा सोचने लगता है कि ये कैसे हुआ। और फिर उसके बाद ग्रिम एक्सप्लेन करता है कि ये शील्ड किसी फिजिकल चीज को रोक सकता है, जैसे कि पानी, आग या ऐसी ही चीजें, लेकिन मैना एक नॉन फिजिकल चीज है। और वह एग्जाम्पल के लिए बताता है कि किस तरीके से अगर तुम्हारे पास एक जाली का गोला है तो उससे तुम सभी चीजों को रोक सकते हो, लेकिन उससे तुम पानी को अंदर आने से नहीं रोक सकते हो। और यही सेम प्रिंसिपल मैना के मैजिक पर भी अप्लाई होता है। और फिर ये सुनने के बाद लॉयड बोलता है, ओ अच्छा। और फिर वो उसके मैजिक को और भी अच्छे से एनालाइज करने लगता है। और फिर उसके बाद डीमन किंग लॉयड के ऊपर एक के बाद एक जबरदस्त अटैक करने लगता है। और लॉयड उसके अटैक्स को डॉज करना शुरू करता है। और फिर उसके बाद वो अपने सभी मैजिक को कंबाइन करके एक बहुत ही भयंकर अटैक करता है, लेकिन लॉयड एक पत्थर का शील्ड क्रिएट करके अपने आप को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि दूर से ये सभी चीजें हमारी ग्रिड के मेंबर्स और उस डीमन किंग के चेले भी देख रहे होते हैं। और वो लॉयड के लिए थोड़ा तो वरीड हो ही जाते हैं। और फिर इतने में ही उस डीमन के चेले हमारे ग्रिड्स को देखते हैं और फिर वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और इसी बीच बेबिलियन ऊपर जा करके उस लोहे की गेट को खोलने की कोशिश करता है, जिनके कारण वो पैलेस के अंदर फंसे हुए होते हैं। और फिर इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब डीमन किंग को ये पता चलता है कि लॉयड 7th प्रिंस है, तो वो बताता है कि किस तरीके से जेड की मेमोरी में उसका भी नाम है और जेड उससे मिलना चाह रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। और फिर ये सुन करके लॉयड बोलता है कि काश मैं जेड से मिल पाता। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होना शुरू होता है, जिसमें डीमन किंग बोलता है कि आखिर जेड कितना कमजोर था कि वो इतने भयंकर मैजिक को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन हम डीमंस मैना को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, तो हमारे लिए ये चीजें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और फिर उसके बाद वो आगे बोलना शुरू करता है कि किस तरीके से ऐसे स्पेशल पावर वाले लोग उनके लिए बस कीड़ों के समान है, तो इन लोगों को अपने आप को मरने देना चाहिए और उनकी बॉडी को हमें सौंप देना चाहिए। और यही सब बोलते हुए वो चुपके
धक्के से लॉयड पर अटैक करता है और हम देखते हैं कि एक स्पीयर लॉयड की बॉडी के आर पार चला जाता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेबलियन ऊपर चढ़ के बहुत मेहनत से उस गेट को हल्का सा खोल देता है और तभी गैलीलिया अपने स्पाइडर वेब का यूज करके उन सभी डीमंस को जमीन से चिपका देता है। और जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं, इतने में ही हम देखते हैं कि वो सभी डीमंस गैलीलिया की मैजिक से बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। और ये देख करके टालिया समझ जाती है कि उसे ही कुछ करना होगा और फिर वो अपने मैजिक का यूज करती है और उन सभी डीमंस के ऊपर अपने मैजिक से अटैक करना शुरू करती है। यानी उन सभी को देखने के बाद वो अपनी बॉडी पर कट्स करती है और जैसे ही वैसा करती है उन सभी डीमंस की बॉडी पर भी कट्स होने शुरू हो जाते हैं। और ये देख करके वो डीमंस बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वो अपने चोट को हील कर लेते हैं, जिसके कारण से टालिया की चोट भी हील हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो अकेले इन डीमंस को नहीं हरा पाएगी। लेकिन वो अपने आप को सामने खड़ा कर देती है ताकि गिल्ड के बाकी सभी लोग यहाँ से बचकर निकल जाए। और ये देख करके गैलीलिया क्रो और रिन को उस गेट के बाहर फेंक करके गेट को बंद कर देता है और वो टालिया से बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर लड़ूंगा। और फिर जब टालिया ये देखती है कि वो इन लोगों को नहीं मार पाएगी तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद की जान ले लेगी, क्योंकि अगर उसने खुद की गर्दन काटी तो इन सभी डीमंस की भी गर्दन कट जाएगी, जिसके कारण सभी मर जाएंगे। और ऐसा करते हुए वो जेड के बारे में सोच रही होती है कि आखिर किस तरीके से जब उन लोगों को बचाने के लिए जेड ने अपनी गर्दन काटी होगी तो उसे कितना दर्द हो रहा होगा। और ये बोल करके वो अपने हिम्मत को जुटाती है और अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार को अपनी गर्दन पर रख लेती है। और ये देख करके सभी डीमंस बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका भी खाता खुल जाएगा। और जब रिन टालिया को ये सब करते हुए देखती है तो वो रोते हुए उसे ऐसा ना करने को बोलती है, लेकिन टालिया ने अपना फैसला ले लिया होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग ने लॉयड की बॉडी में बहुत सारे स्पीयर्स घुसा दिए होते हैं और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही आसानी से खत्म हो गया, मुझे तो थोड़ा और खेलने का मन था। और जब वो ऐसा बोल रहा होता है तभी हमें पता चलता है कि जिस पर उस डीमन ने अटैक किया है वो असल में नकली लॉयड है और असली लॉयड उसके पीछे खड़ा होता है। और फिर ये देख करके वो लॉयड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लॉयड उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। और तभी वो अचानक से बोलता है कि क्या हम कहीं और जाकर के लड़े। और ये सुन करके डीमन किंग बोलता है क्या। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टालिया अपनी गर्दन काटने ही वाली होती है और रिन उसे रोते हुए ये सब करने के लिए मना करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एल्बर्ट अपने लोगों के साथ आ जाता है और वो गेट के दूसरी तरफ से आग की बौछार कर देता है, जो कि सीधे जाकर उन डीमंस के ऊपर गिरती है। और फिर उसके बाद वो बहुत ही आसानी से उस गेट को काट देता है। और फिर एल्बर्ट और बाकी लोगों को देख करके रिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे ये समझ में आ जाता है कि अब टालिया को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ेगी। और अंदर आकर एल्बर्ट सभी से बोलता है, तुम लोगों का सिर्फ एक ही काम है, मेरे भाई को बचाना। और ये सुन करके सभी सोल्जर्स और हमारे सारे हीरोज जोश में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है 10वां एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्बर्ट और उसके लोग गिल्ड को पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि बताओ तुमने लॉयड के साथ क्या किया। जिस पर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने लॉयड के साथ कुछ नहीं किया है। और तभी रिन बोलती है कि लॉयड एक खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और जैसे ही वो ये बोल रही होती है, इतने में ही बेबलियन उसे चुप करा देता है और बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें याद नहीं है आखिर लॉयड ने हमसे क्या कहा था। और फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड उन सभी के साथ बैठ करके खाना खा रहा होता है और वो खाना खाते हुए उनसे बताता है कि वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अगर कभी भी किंगडम के लोग तुम्हारे पास आए तो उन्हें तुम मेरे पावर्स के बारे में मत बताना। और ये सुनकर के गैलीलिया पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर लॉयड बोलता है कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जबरदस्ती राजा बना देंगे और मुझे बस सॉर्सरी की पावर्स को सीखना है, इसीलिए। और फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रिन अपनी बातों को कवर करने के लिए वो ये बोलती है कि लॉयड एक पुचपुंजी से डीमन के साथ लड़ रहा है। और ये बात सुनने के बाद भी शिल्पा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें काटना शुरू करूंगी और सबसे पहले शुरू करते हैं तुमसे, यानी वो रिन के बारे में बात करती है। और ये सुनते ही पूरा गिल्ड डर जाता है। और तभी इतने में ही एल्बर्ट शिल्पा से बोलता है कि रुक जाओ। और ये सुन करके गिल्ड के मेंबर्स को लगता है कि एल्बर्ट उन सभी के डेथ को रोक रहा है और वो एल्बर्ट को चेयर करने लगते हैं। लेकिन तभी इतने में ही एल्बर्ट बोलता है कि
क्यों ना हम सबसे पहले बड़े से शुरू करें। और ये सुन करके वो सभी डर जाते हैं और जैसे ही उन सभी का खात्मा होने ही वाला होता है, इतने में ही वहाँ पर एलिस आ जाती है और वो अपने उसी मॉन्स्टर पेट के साथ होती है। और फिर वो एल्बर्ट से बोलती है कि अगर ये लड़की झूठ बोल रही होती तो मेरा पेट इसे खा गया होता, यानी ये सच बोल रही है। और फिर उसके बाद वो सभी गिल्ड के मेंबर्स पर विश्वास कर लेते हैं और वो जैसे ही उस ब्रिज के थ्रू होते हुए पैलेस के अंदर घुसने ही वाले होते हैं, इतने में ही ब्रिज टूट जाता है। और फिर उसके बाद हमारे सभी हीरोज ये देखते हैं सारे के सारे डीमंस गेट के बाहर की तरफ स्विम करके आ रहे होते हैं और ये देख करके हमारे सारे हीरोज भी गेट के बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद सारे सोल्जर्स अपने फ्लेम पावर का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को जलाने लग जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयड और डीमन किंग ये सभी देख रहे होते हैं और डीमन किंग लॉयड से बोलता है, तुम देख रहे हो इतने सारे लोग हमसे लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा है? जिस पर लॉयड बोलता है कि नहीं। और फिर उनके इस कन्वर्सेशन के बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ जब एल्बर्ट ये देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स फ्लेम पावर का यूज कर रहे हैं लेकिन उन डीमंस को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और तभी इतने में ही वो ये नोटिस करता है कि बहुत ज्यादा मैना पावर यूज करने के कारण उसके सोल्जर्स थक रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो बहुत ही जल्द वो लोग हार जाएंगे। तो ये देख करके वो शिल्पा को अटैक करने को बोलता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर शिल्पा होती ही नहीं। और फिर सीन हमें वापस से ब्रिज के पास दिखाया जाता है जहाँ पर शिल्पा शीरो के ऊपर बैठी हुई होती है और वो शीरो से बोलती है चलो छलांग मारो, और शीरो बेचारा वहीं पर जमा रह जाता है। और फिर तभी वहाँ पर गिल्ड के लोग आते हैं और गैलीलिया शिल्पा से बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और फिर ये सुनने के बाद शिल्पा शीरो के मुंह में रस्सी थमाने लगती है और बोलती है कि अगर ये मुझे उठाकर वहाँ नहीं ले जा सकता है तो ये रस्सी को वहाँ पर ले जाएगा और मैं रस्सी के सहारे उस जगह पर पहुँच जाऊंगी जहाँ पर लॉयड है। और लॉयड का नाम सुनते ही शीरो के दिमाग में लॉयड ही घूमने लगता है और वो लॉयड की यादों में पानी में छलांग मार देता है बिना रस्सी को मुंह में पकड़े हुए और वो बेचारा आराम से बहने लग जाता है। और ये सब देख करके हमारे सभी हीरोज सोचने लगते हैं कि आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। और जब वो ये लोग सोच ही रहे होते हैं, इतने में ही वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जिसने पोजेस कर रखा होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन को। और फिर वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि किस तरीके से वो 8th लेवल का डीमन है। और फिर उसे देख करके शिल्पा बोलती है कि तुम्हारे सर पर ये गोबर रखा हुआ है क्या? और ये सुन करके वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एल्बर्ट के सोल्जर्स अभी भी उन डीमंस को जला करके मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक डीमन एल्बर्ट पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ झपटता है और जैसे ही वो एल्बर्ट को पकड़ने ही वाला होता है, इतने में ही बेबलियन वहाँ पर आ जाता है और वो उस डीमन को वहीं पर मार देता है। और फिर वो एल्बर्ट से बोलता है कि इन लोगों पर दया करने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों ने ह्यूमंस को मार दिया है और उनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है और अब इन्हें किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता है। मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम हमारे लीडर जैसे लगते हो, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। और फिर ये सभी बातें सुनने के बाद एल्बर्ट बोलता है कि एडवाइस देने के लिए तुम्हारा थैंक्स, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। और ये बोलकर वो उन सभी डीमंस के पास जाता है और अपने फ्लेम पावर का यूज करके वहाँ पर एक फ्लेम का शावर कर देता है जिससे सभी डीमंस उसमें फंस करके मर जाते हैं। क्योंकि अगर डीमन ने जिस बॉडी को पोजेस कर रखा होता है, किसी कारण से अगर वो मर जाता है तो उसी के साथ उस डीमन का भी खेल खत्म हो जाता है। और यही सेम सिचुएशन होती है इस समय, जिसके कारण सभी डीमंस मर जाते हैं। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उस स्वॉर्डमैन डीमन और शिल्पा के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होती है और जिसके कारण दोनों को ही बहुत भयंकर चोट आती है। लेकिन क्योंकि उस डीमन के पास हीलिंग पावर्स होती है तो वो अपने चोट को बहुत ही आसानी से हील कर लेता है। और फिर उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उसने जिस आदमी के बॉडी को पोजेस किया है वो बहुत ही महान स्वॉर्डमैन था और उसने बहुत समय तक अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए स्वॉर्ड की ट्रेनिंग की थी और बाद में उस आदमी ने शादी कर ली थी और वो अपनी उंगलियों में एक रिंग पहना करता था, लेकिन इस डीमन ने उस रिंग को फेंक दिया। और वो आगे हंसते हुए बोलता है कि उस आदमी की यादें आज भी मेरे पास स्टोर है। और ये सब बोलने के बाद वो शिल्पा के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू करता है और फिर शिल्पा को समझ में आता है कि वो उसे ऐसे नहीं हरा पाएगी, तो वो फिर से शीरो को बुलाती है और हम देखते हैं कि शीरो उस ब्रिज पर दोबारा से प्रकट हो जाता है और वो शीरो के फर में से निकालती है एक बहुत ही भयंकर स्वॉर्ड जो कि लॉयड और डियान ने मिल करके शिल्पा के लिए बनाया हुआ होता है। और फिर वो स्वॉर्ड को हल्का सा फ्लेक्स करते हुए अपने मन में लॉयड को थैंक्स बोलती है कि उसने उसके लिए इतनी बढ़िया स्वॉर्ड बनाई। और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों के फाइट के दौरान शिल्पा
सिल्पा उसे बहुत ही आसानी से गाजर मूली की तरह काट देती है। और फिर उसके बाद शुरू होता है 11वां एपिसोड, जिसकी स्टार्टिंग में हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि असली जेड उस डीमन से अभी भी जूझ रहा होता है और एंड में वो उस डीमन से बोलता है तुम हार जाओगे, और ये बोलकर वो मर जाता है। और जैसे ही डीमन किंग ये देखता है कि जेड की बॉडी अब खाली हो चुकी है, वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और फिर उसी डीमन से, जो कि बहुत ही महान स्वॉर्डमैन है, उससे बोलता है कि ये झूठी खबर फैला दो कि हम हर किंगडम पर अटैक कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो ये बोलता है, सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सिल्पा उस महान स्वॉर्डमैन की बॉडी को सम्मान देने के लिए उसके आगे झुकती है और फिर सभी भावुक होकर के रोने लगते हैं। और जैसे ही वो उसे श्रद्धांजलि दे ही रहे होते हैं, इतने में ही अचानक से पूरे ही एटमॉस्फेयर में धुआं धुआं हो जाता है और ये देख करके सभी हैरान रह जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है लॉयड के ऊपर, जहाँ हम लॉयड के आसपास एक शील्ड देखते हैं और लॉयड अपने मन में बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर्स यूज कर ली। और फिर उसके बाद हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लॉयड और डीमन किंग आपस में लड़ रहे होते हैं और लड़ते लड़ते लॉयड ये देखता है कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो जेड के टेलीपोर्टेशन पावर के जरिए उसके ऊपर मैना के स्पीयर से बहुत ही जबरदस्त अटैक कर रहा है। और अगर लॉयड इसी बीच एक सेकंड के लिए भी रुका तो वो डीमन किंग उसे वहीं पर पकड़ लेगा। और इस सब चीजों से लॉयड थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और फिर वो गुस्से में आकर के अपने सभी पावर्स को स्टैक करके एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का पंच बनाता है और सीधे डीमन किंग की तरफ छोड़ देता है। और जैसे ही डीमन किंग ये देखता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोलता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, बस इससे मेरे कपड़े जल जाएंगे। और जैसे ही वो पंच उसकी तरफ आने ही वाला होता है, इतने में ही वो टेलीपोर्ट कर जाता है और वो जलता हुआ पंच सीधे समुद्र में जाकर के गिरता है, जिसके कारण वहाँ पर वो धुआं क्रिएट हो जाता है, जो हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। और फिर ये देख करके लॉयड अपने आप से बोलता है कि मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। और तभी उसे एक जगह पर खड़ा देख करके सोचते हुए ग्रिम डर के मारे बोलता है कि अरे खड़े मत रहो, दौड़ते रहो। और फिर ये सुन करके लॉयड दौड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वो सोचता है एक मिनट, जैसे ही मैं खड़ा था उसने मुझ पर अटैक नहीं किया। और फिर वो चीजों को एनालाइज करने लगता है और फिर उसे ये समझ में आता है कि डीमन किंग उस जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है या उस जगह पर टेलीपोर्टेशन पावर यूज कर सकता है जिस जगह को उसने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और क्योंकि इस धुंध के कारण उसने अभी तक लॉयड को नहीं देखा है, जिस कारण से वो उसके पास आ ही नहीं पा रहा है। और फिर ये एनालाइज करने के बाद वो समझ जाता है कि डीमन किंग को कैसे मारना है। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जो कि उसने खुद के लिए प्रिपेयर किया था, और फिर अपने काफी सारे डमीज की मदद से एक साथ उसके ऊपर अटैक करता है, और जिससे डीमन किंग को बहुत ज्यादा ही चोट आती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। और जिस लॉयड ने उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक किया था, वो उसे पकड़ लेता है और अपने स्पीयर को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। और फिर वो हंसते हुए बोलता है कि किस तरीके से उसे पता चल गया था कि लॉयड उसके पास आकर के ही अटैक करेगा, और वो चाहता तो अपनी बॉडी को स्टील में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि कम से कम आखिरी समय में तो लॉयड उसके पास आ सके। और ये बोल करके वो हंसने लगता है, लेकिन तभी वो बोलता है कि एक मिनट, अगर वो असली लॉयड था तो ये बाकी लॉयड गायब क्यों नहीं हुए। और ये सुन करके वो समझ जाता है कि लॉयड ने उस पर अटैक करने से पहले ही अपने एक डमी को अपना असली स्वॉर्ड दे दिया था और खुद इस भीड़ में गायब हो गया। और फिर ये सुनने के बाद वो सोचता है कि अब क्या करें। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे सोचने की क्या ही जरूरत है। तो वो अपने स्पीयर्स को निकालता है और सभी के ऊपर एक के बाद एक अटैक करना शुरू करता है। और जैसे ही वो अटैक करता है, इतने में ही हम देखते हैं कि एक लॉयड के आसपास शील्ड क्रिएट हो गया होता है। और जैसे ही डीमन किंग ये देखता है, वो उस लॉयड को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम मेरे अटैक से बचने के लिए कम से कम शील्ड का तो यूज करोगे ही। और जैसे ही वो उस लॉयड पर अटैक करता है, उसे ये पता चलता है कि ये लॉयड भी नकली है। और फिर वो अपने मन में हैरानी से बोलता है, क्या ये अपने डमीज पे भी प्रोटेक्शन कर रहा है, और क्या ये बिना किसी शील्ड के घूम रहा है। और फिर ये सब सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि पहले वो उन लॉयड पर अटैक करेगा जिनके आसपास शील्ड है, और फिर इसी बीच वो केओस मचाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और फिर हम देखते हैं कि असली लॉयड इनविजिबल होकर के उसी के आसपास घूम रहा होता है। और फिर उसके बाद वो डीमन किंग के मैना से बने हुए स्पीयर पर अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है। और फिर उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉयड का बनाया हुआ ये स्वॉर्ड किसी भी तरीके के
मैजिक को एब्सॉर्ब कर सकता है और उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकता है। और इसी कारण से लॉयड ने डीमन किंग के मैना से बने हुए स्पीयर्स पर अटैक किया ताकि उसका स्वॉर्ड डीमन किंग के पावर्स को एनालाइज कर सके। और फिर उसके बाद तभी सीन अचानक से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉयड एक तरीके के डायमेंशन में घूम रहा होता है जहाँ पर वो काफी सारे ब्लैक स्पॉट्स को देखता है। और फिर वो वहाँ पर जेड को बुलाने लगता है और वो जेड को बुलाते हुए बोलता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं, आखिर तुम कहाँ पर हो। और अचानक से उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और वो अपने आप से बोलता है मैं समझ गया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि अचानक से ही सारे के सारे लॉयड्स गायब हो जाते हैं और असली लॉयड डीमन किंग के सामने प्रकट होता है। और फिर ये देख करके डीमन किंग बोलता है कि तो तुमने हार मान ही ली, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं समझ गया हूँ कि तुम इन लोगों के साथ सिंपैथी रखते हुए तो मुझसे नहीं लड़ रहे हो, तो आखिर तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो। और फिर वो आगे बोलता है कि किस तरीके से वो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि डीमन किंग खुद बहुत ज्यादा पावरफुल है और लॉयड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर डीमन किंग उससे बोलता है कि मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिल करके इटर्निटी तक लड़ते रहेंगे। और फिर उसके बाद लॉयड आराम से बैठ करके डीमन किंग से बोलता है क्या तुम्हें याद है जेड ने मरते समय क्या कहा था। और उसे जेड की वही बात याद आती है जिसमें जेड डीमन किंग से बोलता है कि तुम नहीं बच पाओगे। और फिर वो याद करके डीमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं कोई डीमन नहीं, डीमन किंग हूँ। और ये बोल करके वो आसपास के सारे मैना को इकट्ठा करता है और एक बहुत ही भयंकर एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेता है। और फिर वो करने के बाद वो लॉयड से बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। और फिर उसके बाद शुरू होता है 12वां और आखिरी एपिसोड, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से डीमन किंग ने माना से बना हुआ एनर्जी का बॉल क्रिएट कर दिया होता है और फिर वो उसे लॉयड की तरफ फेंकता है। और जैसे ही वो लॉयड की तरफ फेंकता है तभी लॉयड उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और वो पूरा का पूरा मैना ही 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाता है। और ये देख करके डीमन किंग हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। जिस पर लॉयड बताता है कि किस तरीके से उसने यही सेम मैजिक थोड़े समय पहले किताब के अंदर पढ़ा था। और फिर लॉयड आगे बताता है कि किस तरीके से जब उसने वो मैजिक पढ़ा तो फिर उसने सोचा कि क्या हो अगर ये दो मैजिक आपस में कोलाइड करें। तो उसने बहुत सारे ऐसे ही वॉइड मैजिक क्रिएट किया। और ये सुनकर के डीमन किंग बोलता है अरे बेवकूफ बच्चे, एक को ही क्रिएट करने में इतना मैना लगता है तो तुम अपने पिद्दी से शरीर के साथ इतना सारा मैना कैसे क्रिएट कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा। और फिर ये बोल करके वो अचानक से लॉयड के पीछे टेलीपोर्ट होता है और उसके सर को पकड़ लेता है। और जैसे ही वो उसे पकड़ता है उसे फील होता है कि लॉयड का मैना किसी ओशन की तरह है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। और उसके मैना को सेंस करके ग्रिम भी डर जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि मैंने इसके मैना को समझ लिया है, लेकिन मैं गलत था। और तभी फिर लॉयड डीमन किंग से बोलता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये वॉइड छोड़ूं तो। और जैसे ही वो ये बोलता है इतने में ही सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारे बाकी सभी हीरोज बाकी डीमंस से लड़ रहे होते हैं। और इसी बीच रेन अपना पॉइजन रिलीज करने लगती है जिसके कारण डीमंस स्लो हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध होती है जिसके कारण डीमंस को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो लोग है कहाँ। और जैसे ही हमारे हीरोज ये चीज सेंस करते हैं वो उन डीमंस की चटनी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा होती है तो वो यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये जल्दी हट जाए। तभी गैलीलिया बोलता है कि सूरज उगने ही वाला है और जैसे ही सूरज उगेगा ये धुंध गायब हो जाएगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉयड डीमन किंग को वॉइड के अंदर फेंक देता है और डीमन किंग धीरे धीरे उसके अंदर जा करके गायब होने लगता है। और जब वो देखता है कि बचने का कोई साधन नहीं है तो वो लॉयड से बोलता है कि अरे दोस्त, मैं तो जेड हूँ, मेरी मदद करो। लेकिन लॉयड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो एक एक करके जेड के सभी दोस्तों को अपने आप को बचाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। और तभी इतने में ही लॉयड एक और वॉइड को क्रिएट करता है और डीमन किंग को उन दोनों के बीच में क्रश करके उसे वहीं पर मार देता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो डीमन किंग खत्म होता है इतने में ही सूरज उग जाता है और फिर हम वहाँ पर जेड की आत्मा को देखते हैं जो कि लॉयड को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि जैसे ही सूरज उगता है गैलीलिया बोलता है कि लगता है लॉयड जीत गया है। और जैसे ही रिन ये सुनती है उसे एक पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ पर जेड उन सभी को 7th प्रिंस यानी लॉयड के बारे में बताता है कि आखिर किस तरीके से जब उसने जन्म लिया था तो जन्म लेते ही उसने मैजिकल पावर्स यूज की थी, लेकिन फिर बाद में राजा ने ये अफवाह फैला दी कि वो असल में आतिशबाजी थी। और फिर आगे जेड बोलता है अगर 7th प्रिंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि वो हमारी मदद करे
और फिर ये सुन करके गैलीलिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, थोड़ा काम कर लो काम। और फिर ये सुन करके जेड बोलता है, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? फिर जिस पर गैलीलिया बोलता है कि ठीक है, अगर वो हमारी मदद करेगा तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। और फिर उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉयड जेड का एक ग्रेवयार्ड बनाता है और ये देख करके ग्रिम पूछता है कि क्या तुम इसे बाकियों के साथ नहीं लगाना चाहोगे? और जैसे ही ग्रिम ये बात बोलता है, हम देखते हैं कि जेड के ग्रेव से दूर और भी बहुत सारे ग्रेव होते हैं जो कि उन लोगों के होते हैं जिनकी बॉडीज पर डीमंस ने कब्जा कर लिया था। और फिर उसके बाद लॉयड ग्रिम से बोलता है कि उस वॉइड के कारण जेड की कुछ भी बॉडी नहीं बच पाई, लेकिन ये उसकी एक तरीके की स्मृति है। और फिर लॉयड आगे ग्रिम से बोलता है कि किस तरीके से उसने डीमन किंग को नहीं मारा है। जब जेड मर रहा था तो उसने एक एनर्जी सिग्नेचर छोड़ दिया और वो सिग्नेचर डीमन किंग को हराने की चाबी थी। तो यानी कि ये जितना भी श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ जेड को जाता है। और हम देखते हैं कि दूर से उन दोनों की बातें रिन सुन रही होती है। और फिर लॉयड ये नोटिस करता है कि जेड का क्रॉस हल्का सा हिला हुआ है, तो फिर वो उसे एडजस्ट करने लगता है। और फिर एल्बर्ट वहाँ पर आता है और बोलता है कि किस तरीके से उसे पता चल चुका है कि वो यहाँ पर असैसिन गिल्ड और जेड की मदद करने के लिए आया था। और फिर वो लॉयड को बताता है कि किस तरीके से उसने असैसिन गिल्ड को पकड़ लिया है, लेकिन रिन किसी तरीके से बच करके भाग गई है, लेकिन वो उसे भी पकड़ लेंगे। और फिर वो आगे बोलता है कि असैसिन्स ने बहुत सारे मर्डर्स किए हैं और बहुत सारे क्राइम किए हैं, जिसके कारण उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी गलती को सुधारने के लिए लॉयड की गुलामी करना चाहते हैं। और फिर ये बोलने के बाद एल्बर्ट लॉयड के गर्दन पर स्वॉर्ड रखता है और उससे पूछता है, तो बताओ क्या तुम इन्हें अपना सर्वेंट चुनोगे? क्योंकि अगर इन्होंने कुछ गलती की तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और इसके कारण हो सकता है कि सैलेमन फैमिली का नाम भी खराब हो। तो बताओ क्या तुम ऐसा करोगे? और फिर ये सुनने के बाद लॉयड हाँ बोल देता है। और फिर जैसे ही एल्बर्ट ये सुनता है वो अपना स्वॉर्ड नीचे रख देता है और फिर लॉयड के सर पर हाथ रखकर बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम ये मत सोचना कि तुम 7th प्रिंस हो इसीलिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। और फिर जैसे ही गिल्ट ये सुनते हैं कि प्रिंस लॉयड ने उन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो सभी बात चल रही होती है, इतने में ही वहाँ पर तेजी से भागते हुए टाओ आती है और बोलती है कि किस तरीके से उसे पता चला है कि सभी लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। तो उसे जैसे ही पता लगा वो तेजी से भागते हुए यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ गई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ तो मामला पहले ही शांत हो चुका है। और फिर उसके बाद वो बाय बोल करके वहाँ से भागने लगती है। तभी एल्बर्ट बोलता है, अरे रुक जाओ, मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है। और फिर उसके बाद एल्बर्ट उसके पीछे भागता है। और फिर उसके बाद सीन हमें थोड़े समय आगे का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टाओ उन सभी के लिए एक छोटी सी टी पार्टी अरेंज करती है। और फिर शुरू में तो असैसिन गिल्ड हल्का सा हेजिटेट करने लगते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत ही बड़े बड़े रॉयल फैमिली के लोग होते हैं, तो आखिर वो छोटे लोग उनके सामने कैसे ही अनएटिकेट रह सकते हैं। और फिर ये देख करके एल्बर्ट उन्हें कंफर्ट देता है और बोलता है कि अरे करो करो पार्टी करो, क्या दिक्कत है। और फिर उसके बाद वो सभी पार्टी करने लगते हैं। और इतने में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस, सिल्पा और रिन फाइट के दौरान बने हुए एक हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। इतने में ही रिन सिल्पा से बोलती है कि वो लॉयड को सर्व करना चाहती है, तो क्या सिल्पा उसे अलाउड करेगी? जिस पर सिल्पा बोलती है कि क्यों ना तुम डायरेक्ट ये अपने मास्टर से पूछ लो। और तभी हम वहाँ पर लॉयड को देखते हैं जिसे सिल्पा लेकर के आई होती है उसे नहलाने के लिए, क्योंकि फाइट के दौरान वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका होता है। और फिर उसके बाद लॉयड बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद इसी हंसी खुशी के साथ खत्म हो जाता है ये एनीमे। तो तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तुम लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और अगर तुम्हें इसका सीजन 2 देखना है तो वो भी कमेंट करो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।